सिस्टम ने लीहे को अचानक नोटिफिकेशन दिया, आज ही हिंटर एसोसिएशन ज्वाइन करो, वरना ये मिशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आज ही ज्वाइन कर लिया तो तुम्हारी मैजिक पावर 10 गुना बढ़ जाएगी। लीहे ने सोचा, ये मिशन वाकई काफी परेशान करने वाला है, लेकिन 10 गुना ताकत के रिवॉर्ड के लिए मुझे हर हाल में आज ही हिंटर एसोसिएशन ज्वाइन करनी होगी। पीछे खड़े दो लोग हैरत से लीहे को देख रहे थे, क्योंकि वो खाली हुआ में देख रहा था, जैसे किसी अजीब सी चीज का ख्वाब देख रहा हो। वहीं खड़ा दूसरा लड़का हल्का सा मुस्कुराया और दिल ही दिल में सोचने लगा, ये मंजर तो बिल्कुल लिंचेव जैसा लग रहा है, कुछ तो बहुत जाना पहचाना सा महसूस हो रहा है। लीहे ने वक्त जाया करना मुनासिब नहीं समझा, फौरन सड़क पर एक पीली टैक्सी रोकी और जल्दी से इसमें बैठ गया। टैक्सी में बैठते ही लीहे ने ड्राइवर से कहा, हिंटर हेडक्वार्टर चलो और जल्दी करो। लेकिन ड्राइवर ने रास्ते में बातें शुरू कर दी। वो बाई चंग फैंग की तारीफ करते हुए कहने लगा कि वो कितना बड़ा हीरो है और एक डिवाइन आइटम भी लेकर आया है। लीहे पहले ही जल्दी में था, इसलिए झुंझला कर बोला, बस करो, मुझे बहुत जल्दी है। लीहे के दिल में एक ही आवाज गूंज रही थी, तेज चलो। और तेज, क्योंकि वो दरअसल मुस्तकबिल से माजी में दोबारा जन्म लेकर आया था और इस बार वो अपनी मौत को हर हाल में रोकना चाहता था। लेकिन असल राज तो अभी बाकी था। ये जख्मी लीहे दरअसल मुस्तकबिल का लीहे था और उसके सिस्टम का मिशन था कि मौजूदा टाइमलाइन वाले लीहे को इस खतरनाक आदमी से हर हाल में दूर रखा जाए, क्योंकि अगर वो इसके करीब गया तो इसकी मौत यकीनी थी। रेस्पेशनिस्ट ने लीहे का रजिस्ट्रेशन चेक करते हुए तस्दीक की, 20 साल डी क्लास हिंटर जो मिस्टर बाई चंग फैंग की टीम से ताल्लुक रखता है, इसका रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुका है। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, मुबारक हो, अब तुम बाज़ाब्ता तौर पर हिंटर एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स के मेंबर बन चुके हो। उसी लम्हे सिस्टम का नोटिस नमूदार हुआ, मिशन मुकम्मल, आज ही हेडक्वार्टर्स ज्वाइन करने का रिवॉर्ड हासिल हो गया है, मैजिक पावर की हद 10 गुना बढ़ गई है। ये देखकर लीहे दिल ही दिल में खुश हो गया, आखिरकार उसने टॉप इदारा भी ज्वाइन कर लिया और साथ ही इसकी ताकत भी कई गुना बढ़ गई। अपनी नई ताकत को महसूस करते हुए लीहे ने हैरत से कहा, क्या जबरदस्त ताकत है, अब तो मैं सिर्फ आधे महीने में ही एंट्री लेवल बी क्लास हिंटर के बराबर पहुंच गया हूँ। फिर लीहे ने सामने खड़े बाई चंग फैंग की तरफ हाथ से इशारा किया और उसे बुलाया। बाई चंग फैंग ने चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट लाते हुए कहा, लीहे, चलो रवानगी के लिए तैयार हो जाते हैं। पीछे खड़ी फैन गर्ल्स जोश से चीखने लगी, वाह, मिस्टर बाई चंग फैंग कितने अजीम हैं, वो दूसरे डिवाइन आइटम फरीगमन की मालूमात भी ले आए, वाकई इंसानियत के हीरो हैं। सब लड़कियां बाई चंग फैंग पर फिदा हो रही थीं, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इसके दिल में क्या चल रहा है। बाई चंग फैंग अंदर ही अंदर मकरू अंदाज में सोच रहा था, ये खुफिया मालूमात तो मैंने अभी झूठ बोलकर बनाई हैं। असल मकसद सिर्फ लीहे को एक सुनसान डंजन में ले जाना है, जहां उसे चुपके से खत्म किया जा सके। बाई चंग फैंग की फैन गर्ल्स ऑटोग्राफ लेने के लिए पागल हो रही थी और वो लीहे से पूछने लगी, क्या तुम में दूसरे लिन शेव बनने की हिम्मत है। बाहर से सब लोग बाई चंग फैंग को एक अजीम इंसान समझ रहे थे, जो एक नए हिंटर को ट्रेनिंग दे रहा था, लेकिन हकीकत में बाई दिल ही दिल में सोच रहा था, मैं तो खुद एक बेचारा डेमन कुंग हूँ, मेरे पास इन्फेंट हेल्थ बफ भी नहीं है, इसलिए उसे किसी सुनसान जगह ले जाकर चुपके से मारना ही बेहतर होगा। ऊपर से बाई जोर जोर से हंसने लगा और दिखावे से बोला, आहा हा हा, अरे इतनी तारीफ मत करो, मुझे शर्म आ रही है। रात होते ही बाई अपनी पूरी टीम को आउटस्कर्ट्स में मौजूद एक वीरान और अबैंडन उन तक ले आया और बोला, चलो आज रात यहीं आराम करते हैं। टीम ने आग जलाई और सब इसके गट बैठ गए। बाई ने इन्हें बताया, ये जगह पहले एक छोटा सा टाउन हुआ करता था, लेकिन डंजन के डेमन्स ने इसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, अब यहाँ कोई इंसान नहीं रहता। फिर बाई ने बड़ी चालाकी से कहा, ये जगह बिल्कुल सुनसान है और आसपास बहुत सारे डंजन्स भी हैं, इसलिए रात को कोई भी बाहर मत निकलना, हम कल सुबह अपना सफर दोबारा शुरू करेंगे। इसके बाद उसने हुक्म दिया, आज रात तमाम लड़के एक कमरे में सोएंगे और लड़कियां दूसरे कमरे में, जबकि रात भर बारी बारी पहरा दिया जाएगा, सबको मेरा हुक्म मानना होगा। जैसे ही बाई का मंसूबा मुकम्मल हुआ, लीहे के कानों में अचानक दिन की आवाज गूंजी। लीहे एकदम चौंक गया और उसी लम्हे मुस्तकबिल से दोबारा जन्म लेने वाला असल लीहे नीचे बैठा हुआ अचानक जोर की आवाज के साथ गिर पड़ा। उसे फौरन एहसास हो गया कि बाई चंग फैंग का खतरनाक जाल अब बिछ चुका है। सुबह सवेरे सिस्टम ने लीहे को एक नया मिशन दिया, 3 किलोमीटर शुमाल में मौजूद ए क्लास डंजन में जाओ और पपी डेमन को खत्म करो, रिवॉर्ड में एस क्लास पोशन मिलेगा, लेकिन अगर मिशन से इनकार किया तो ये मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। लीहे ये सुनकर घबरा गया और सोचने लगा, ए क्लास डंजन, मैं अभी इतना ताकतवर भी नहीं हूँ, अगर वहाँ कोई बड़ा खतरा हुआ तो मैं क्या करूंगा। फिर अचानक उसे एस क्लास पोशन का ख्याल आया और वो सोचने लगा, अरे ये तो एस क्लास पोशन है, सिर्फ आधा महीना पहले मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था और आज मुझे एस क्लास चीज हासिल करने का मौका मिल रहा है। लीहे ने खुद को समझाया, सिस्टम ने अब तक जितने भी मिशन दिए हैं, हर बार मेरी ताकत ही बढ़ी है, तो ये मिशन भी यकीना मेरी सलाहियतों को मजीद तेज करने के लिए दिया गया है। अब लीहे ने अपने आप पर भरोसा करते हुए सोचा, शायद मैं ही वो चॉजन वन हूँ, लेकिन इसके एक टीममेट ने उसे डांटते हुए कहा, बस बाई की बात सुनो, बाहर बहुत खतरा है। लीहे ने सबसे कहा, मुझे कुछ काम है, मैं कल सुबह तक वापस आ जाऊंगा। लेकिन दिल ही दिल में वो सोच रहा था, अगर वाकई ताकतवर बनना है तो सबकी तरह हम रास्ते पर नहीं चल सकता, लोग तो तनकीद करेंगे ही। टीम की एक लड़की भी परेशान होकर सोचने लगी, लीहे अभी इतना कमजोर है और यहाँ आसपास ए क्लास डंजन्स मौजूद हैं, कहीं वो मारा ना जाए। लेकिन फिर इसने खुद को तसल्ली देते हुए कहा, बस उसे एक टैलेंट समझते हैं और इसे निखारना चाहते हैं, इसीलिए शायद वो उसे जाने दे रहे हैं। बाई चंग फैंग ने भी ऊपर से अच्छा बनने का ड्रामा करते हुए कहा, उसे अपना काम करने दो, ये महफूज वापस आ जाएगा। लेकिन इसके चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट साफ बता रही थी कि इसके दिल में कुछ और ही खतरनाक मंसूबा चल रहा है। आखिरकार लीहे अकेला ही पैराडोक्स स्टेज की तरफ दौड़ पड़ा और यही वो मकाम था जहां से इसकी असल ए क्लास मिशन वाली खतरनाक जंग शुरू होने वाली थी। बाई चंग फैंग की फैन गर्ल्स ऑटोग्राफ लेने के लिए पागल हो रही थी और वो लीहे से पूछने लगी, क्या तुम में दूसरे लिन शेव बनने की हिम्मत है। बाहर से सब लोग बाई चंग फैंग को एक अजीम इंसान समझ रहे थे, जो एक नए हिंटर को ट्रेनिंग दे रहा था, लेकिन हकीकत में बाई दिल ही दिल लीहे अपनी पूरी ताकत लगाकर भी पपी को सिर्फ एक मामूली सा जख्म दे पाया था और अब तो वो पपी के एक आर्म से हमले का दिफा भी नहीं कर पा रहा था। डंजन के अंदर हर तरफ से रास्ते बंद हो चुके थे और लीहे को एहसास हो गया कि अब यहाँ से भागने की कोई जगह बाकी नहीं बची। अचानक डंजन के अंदर एक खौफनाक आग का धमाका हवा और लीहे ने घबरा कर सोचा, क्या ये मुसीबत सिस्टम ने पहले ही मेरे लिए लिखी हुई थी या फिर मैंने जल्दबाजी करके खुद को इस मुसीबत में डाल दिया। इधर मंजर अचानक हिंटर एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स की लॉबी में बदल जाता है, जहां मुस्तकबिल वाला लीहे गुस्से से वहां पहुंच चुका था। रेस्पेशनिस्ट ने इसे रोककर कहा, माजरत, हम किसी हिंटर की सरगर्मियों के बारे में मालूमात जाहिर नहीं कर सकते। ये सुनते ही मुस्तकबिल वाले लीहे पर अचानक तलवार से हमला हो जाता है और वो चौंक कर चीख उठता है, शीट। गुस्से से इसकी आंखें सुर्ख हो जाती हैं, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि माजी वाला लीहे यहाँ पहले ही हिंटर के तौर पर रजिस्टर हो चुका है। मुस्तकबिल वाला लीहे पसीने में डूबकर दिल ही दिल में सोचता है, मुझे जल्दी करना होगी, वरना मैं खुद ही बगैर किसी वजह के मर जाऊंगा। उसी दौरान रात के वक्त अबैंडन उनके अंदर सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन असल लीहे खामोशी से नीचे एक मेज के पास बैठा हुआ था और छपकर एक सुर्ख मैजिक सर्कल बना रहा था, क्योंकि वो अपने खतरनाक मंसूबे को रोकने की तैयारी कर रहा था।
सोच रहा था मैं तो। असल विलन खौफनाक अंदाज में हंस रहा था और अपनी उंगलियों से निकलने वाले सुर्ख जादुई धागों के जरिए लीहे को लकड़ी के पपीत की तरह कंट्रोल कर रहा था। विलन दिल ही दिल में सोच रहा था, कोई मुझ पर शक नहीं करेगा, ये पपीत डेमन और सिस्टम पैनल सब मेरे ही मंसूबे का हिस्सा थे ताकि लीहे खुद मेरे बिछाए हुए जाल में आ जाए। उसी वक्त सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम की आवाज गूंजी, रेस्पेक्टेड मास्टर, आप लीहे को अगला कौन सा मिशन देना चाहेंगे? विलन ने अपना हाथ सिस्टम पैनल पर रखा क्योंकि अब लीहे की किस्मत का फैसला उसी के हाथ में था। विलन ने खतरनाक मुस्कुराहट के साथ कहा, अगली बार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो आज रात जिंदा नहीं बचेगा। इधर मंजर अचानक डेमन कुंग के क्रिस्टल महल में बदल गया, जहां वो अकेला घूमते हुए बोला, दूसरी दुनिया के लिन फैन को मारने के बाद ह्यूमन वर्ल्ड बिल्कुल बोरिंग हो गया है, पता नहीं वो लेजेंडरी हीरो लीहे आखिर कब आएगा। डेमन कुंग अपने काले शाही आर्मर में खड़ा था और उसके कदमों के नीचे सुर्ख सिस्टम के टुकड़े बिखरे हुए थे। डेमन कुंग ने उन सुर्ख टुकड़ों को उठाया और उसी लम्हे इसकी आंखें जामुनी रोशनी से चमकने लगीं, जैसे इसका असल और खौफनाक रूप दोबारा जाग रहा हो। तब सिस्टम ने उसे सलाम करते हुए कहा, रेस्पेक्टेड डेमन कुंग, आज से आप ही मेरे मास्टर हैं। डेमन कुंग ने सद और खतरनाक मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, तो फिर इंसानों के बारे में तुम्हारी तमाम इंटेलिजेंस मेरे बहुत काम आएगी। डेमन कुंग ने अपनी जामुनी चमकती आंखों के साथ एक खतरनाक मुस्कुराहट दी और हुक्म दिया, उसे ढूंढो और मेरे पास ले आओ, उसे छोटे मोटे रिवार्ड्स देते रहो और इसे ये यकीन दिलाते रहो कि वही चॉजन वन है। इसका वफादार खादिम हाथ में सुर्ख सिस्टम एनर्जी लिए बोला, रोजर, मैं अभी काम शुरू करता हूँ, आधे महीने के अंदर उसे आपके पास ले आऊंगा। डेमन कुंग ने सद लहजे में कहा, मैं इंतजार करूंगा। फिर डेमन कुंग अपने खाली तख्त के सामने खड़ा होकर तंजिया अंदाज में बोला, लिन शेउ, इतना वक्त गुजर गया, क्या अब कुर्सी बनने की आदत हो गई है? इंसान से कुर्सी बनकर कैसा लग रहा है? उसने मजीद कहा, लिन शेउ, पहले मैं समझता था कि सारे इंसान तुम्हारी तरह होशियार, बहादुर और बेगर्ज होते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि तुम जैसे लोग बहुत कम होते हैं। फिर वो जहरीली हंसी हंसा और बोला, वैसे तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारा छोटा भाई लिन फैंग भी तुम्हारी तरह एक सच्चा हीरो है। पूरा शाही हाल बिल्कुल खाली था, दरमियान में सिर्फ डेमन कुंग का शाही तख्त मौजूद था और इसके नीचे नीले क्रिस्टल बिखरे हुए थे, जैसे वहां अब कोई जिंदा इंसान बाकी ही ना बचा हो। अचानक मंजर बदलता है और फ्लैशबैक शुरू होता है। आधा महीना पहले बॉर्डर टाउन में लीहे का एक छोटा सा गरीब घर नजर आता है। यही वो जगह थी जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। लीहे अपने बिस्तर पर सो रहा था कि अचानक एक अजीब सी आवाज सुनकर जाग गया और हैरत से बोला, ये कैसी आवाज है? जैसे ही वो उठकर बैठा, इसके सामने नीले रंग की सिस्टम स्क्रीन डिंग की आवाज के साथ नमूदार हो गई। भूखा लीहे हैरत से उसे देखते हुए सोचने लगा, क्या मैं भूख की वजह से इतना पागल हो गया हूं कि मुझे हेलुसिनेशन होने लगी है? सिस्टम ने लीहे से कहा, हेलो नी होसट, अगर तुम रोजाना के मशनज मुकम्मल करोगे तो तुम्हें रिवार्ड्स मिलेंगे और तुम मुसलसल ताकतवर बनते जाओगे। लीहे हैरत से बोला, होसट, ताकतवर? इसकी आंखों में अचानक एक नया जुनून जाग उठा और वो आहिस्ता से बोला, मुझे ताकतवर बनना है। अगले ही लम्हे वो पूरी शिद्दत से चीखा, मुझे ताकतवर बनना है, और इसके जिस्म से नीली बिजली निकलने लगी। अब उसकी मंजिल सिर्फ एक लास्ट डंजन था। डंजन में पपीत डेमन से लड़ते हुए लीहे ने खुद को हौसला दिया, मैं ही चॉजन वन हूँ, मैं ही वो मुंतखब शख्स हूँ। इसका बिजली से भरा हुआ मुका पूरी ताकत से पपीत की तलवार से टकराया और जोरदार तसादुम के साथ चारों तरफ बिजली फैल गई। पपीत की तलवार बार बार लीहे के बिल्कुल करीब से गुजरती रही, लेकिन वो पीछे हटने के बजाय डटा रहा और बोला, मैं हार नहीं मान सकता। इसके चेहरे पर दर्द और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो दांत पीस रहा था, लेकिन उसके जिस्म के गर्द नीली बिजली अभी पूरी शिद्दत से चमक रही थी। अचानक उसने दोबारा पूरी ताकत जुमा की और चीखा, मैं हार नहीं मान सकता। फिर इसने पपीत के चेहरे पर बिजली से भरा हुआ एक जोरदार मुक्का दे मारा, लेकिन अगले ही लम्हे पपीत इससे भी ज्यादा तेज साबित हुआ। इसकी तलवार बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ी और लीहे के जिस्म को चैरती हुई निकल गई, जबकि खून के छींटे हवा में बिखर गए। असल लीहे पागलपन भरी हंसी के साथ चीखा, मुझे पकड़ लिया, और उसने पपीत का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। इसकी आंखों में खतरनाक जुनून भरा हुआ था। फिर वो पपीत के पीछे पहुंचा और बिजली से बनी तलवार के जरिए इसके सुर्ख जादुई धागे काटने के लिए पूरी ताकत से वार किया। लेकिन उसी लम्हे पीछे से असल पपीत मास्टर नमूदार हुआ और उसने तलवार सीधी लीहे की पीठ में घूम दी, जिससे खून बहने लगा। अचानक मंजर बदलता है और खौफनाक हकीकत सामने आती है। ये पूरी लड़ाई दरअसल एक मेज पर रखे छोटे से लकड़ी के पपीत के साथ हो रही थी, जिसे ऊपर से सुर्ख जादुई धागों के जरिए कंट्रोल किया जा रहा था। पपीत को कंट्रोल करने वाला वही पुरस्कार लड़का था, जो अब अपनी उंगलियों पर सुर्ख जादुई डोरियां नचा रहा था और खतरनाक अंदाज में मुस्कुरा रहा था। इसके बिल्कुल पीछे डेमन कुंग का असल रूप खड़ा था। दोनों की आंखें जामुनी रोशनी से चमक रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो मिलकर लीहे की जिंदगी खत्म करने की तैयारी कर रहे हूं। डेमन कुंग ने एक खौफनाक मुस्कुराहट के साथ कहा, लेकिन अब तुम्हारे पास मजीद ताकतवर बनने का कोई मौका नहीं होगा। मगर अगले ही लम्हे इससे भी बड़ा राज सामने आ गया। डेमन कुंग खुद भी किसी और ताकतवर वजूद का पपीत था और उसे भी ऊपर से सुर्ख जादुई धागों के जरिए कंट्रोल किया जा रहा था। आखिर में वही खतरनाक अल्फाज दोबारा गूंजते हैं, अब लीहे के ताकतवर बनने का कोई मौका बाकी नहीं रहा। इसकी किस्मत का खेल खत्म हो चुका है। लीहे के सामने आखिरकार असल हकीकत खल गई। डेमन कुंग खुद भी किसी इससे कहीं बड़ी ताकत के हाथों का पपीत था, जिसे ऊपर से सुर्ख जादुई धागों के जरिए कंट्रोल किया जा रहा था। दूसरी तरफ लीहे ने लकड़ी के पपीत डेमन को जमीन पर गिरा दिया, जबकि इसकी तलवार दूर जाकर गिरी। लीहे पसीने में डूबा हुआ चीखा, क्या यही मेरा अंजाम है? सिस्टम ने मुझे रिवॉर्ड क्यों नहीं दिया? मुझे तो एस ग्रेड पोशन मिलनी चाहिए थी। अचानक जमीन पर एक जोरदार आवाज गूंजी और एक तेज धार तलवार जमीन में आकर धंस गई। लीहे ने फौरा पीछे मुड़कर देखा और हैरत से बोला, क्या वहाँ कौन है? उसी लम्हे सामने से डेमन कुंग की खौफनाक एंट्री हुई। इसकी आंखें जामुनी रोशनी से चमक रही थीं, हाथ में एक बड़ी तलवार थी और पूरा जिस्म सुर्ख आवरा से दहक रहा था। लीहे ने उसकी जबरदस्त दबाव वाली ताकत महसूस की तो उसके दिल में खौफ उतर गया। ये कौन है? क्या ये भी कोई नया पपीत है? इसकी ताकत का दबाव इतना शदीद क्यों है? डेमन कुंग ने इसे सोचने का मौका तक नहीं दिया और एक ही झटके में जामुनी बिजली जैसी तेज तलवार के साथ लीहे पर हमला कर दिया। उसी दौरान मंजर अचानक हिंटर एसोसिएशन में बदल गया, जहां मुस्तकबिल वाला लीहे रेस्पेशन पर पहुंचकर बेचैनी से चीख उठा, कोई टेलीपोर्टेशन वाला हिंटर है, मुझे अभी उसी वक्त वहां पहुंचना है, चाहे इसके लिए कितने ही पैसे क्यों ना देने पड़े। लीहे अपनी आखिरी ताकत जुमा करके चीखा, फास्ट। इसकी जामुनी आंखें गुस्से से दहक रही थी और पूरा चेहरा जख्मों से भरा हुआ था। इसके सामने वही जामुनी आंखों वाला खतरनाक विलन एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ खड़ा था, जबकि लीहे उसे हैरत और दर्द से देख रहा था। आखिरकार लड़ाई खत्म हुई और लीहे बेजान सा जमीन पर जा गिरा। इसके कान से खून बह रहा था और वो तकरीबन बेहोश हो चुका था। उसी वक्त मंजर बदलकर एल्डर हॉल में पहुंचा, जहां एक बूढ़ा सोट पहने शख्स वसी गोल हॉल में अकेला खड़ा था और ऊपर मौजूद 7 तख्तों पर बैठे अफराद को देख रहा था। इसने संजीदा लहजे में कहा, 2 माह पहले से सब कुछ पुरस्कार तरीके से अपनी असल राह से भटक चुका है, क्योंकि उन डायनिक लिन शेउ, गरेट पराफट जाओगांग और स्पेशल समनर फैलिन तीनों एक के बाद एक मारे जा चुके हैं। तब तख्त पर बैठा सुर्ख आंखों और गुलाबी बालों वाला नौजवान जोर से हंसा और बोला, हाँ हाँ, अच्छा हुआ वो तीनों मर गए। वैसे भी वो एल्डर हॉल के सबसे निचले दर्जे से ताल्लुक रखते थे।
वो टांग पर टांग रखकर मजीद तंजिया अंदाज में बोला, उन डायनिक मर गया, फराफट अपनी किस्मत तक नहीं देख सका और समनर ने भी एक बेकार चीज समन कर ली। फिर इसकी आंखें खतरनाक अंदाज में चमकी और उसने सर्द लहजे में कहा, लेकिन मैं उसे दोबारा शुरू करने का एक मौका दूंगा। ये सुनते ही नीचे खड़ा बूढ़ा एल्डर गुस्से से चीख उठा, क्या तुम उसे दोबारा जन्म लेने की इजाजत दोगे? क्या तुम वाकई उसे दोबारा पैदा होने दोगे? गुलाबी बालों वाला हुड पहने विलन सर्द लहजे में बोला, अगर मैं लीहे को मुस्तकबिल में दोबारा जन्म लेने दूंगा तो उस मौजूदा टाइम लाइन में 2 लीहे हो जाएंगे, इसलिए उन दोनों में से एक को मरना ही होगा। दूसरी तरफ डेमन ने अपनी तलवार बुलंद की, इसके गर्द सुर्ख आवरा भड़क उठा और वो खौफनाक आवाज में चीखा, आज रात तुम जरूर मरोगे। लीहे जमीन पर गिरा हुआ था और डेमन का खौफनाक साया इस पर छाया हुआ था, जैसे मौत खुद इसके सामने खड़ी हो। लीहे ने मुश्किल से खुद को संभालते हुए चीखा, मैं उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं हूँ, मैं इसे शिकस्त नहीं दे सकता। डेमन का तलवार बाल बाल बच गया और उसी लम्हे लीहे को हकीकत समझ आ गई, मैं सिर्फ भाग सकता हूँ, अब लड़ने का कोई फायदा नहीं, मेरे पास फरार होने के सिवा कोई रास्ता नहीं। डेमन हुआ में बुलंद हुआ और खूंखार आंखों और खौफनाक मुस्कुराहट के साथ लीहे का पीछा करने लगा। फिर इसने दूर से ही एक जबरदस्त सुर्ख बिजली जैसा तलवारी शाही हमला फिजा में फेंक दिया, जो जमीन से टकराते ही एक खौफनाक धमाके में बदल गया। धमाके के साथ बड़े बड़े पत्थर हुआ में उड़ने लगे, लेकिन लीहे ने आखिरी लम्हे में खुद को बचा लिया। वो हुआ में उछलते हुए बमुश्किल एक और हमले से बचा और हैरत से चीख उठा, ये तो बाल बाल बचा, मैं एक बार फिर इसके हमले से बच गया। लीहे अचानक रुक गया, जैसे उसे कोई खतरनाक बात समझ आ गई हो, और वो पूरी ताकत से चीखा, रुको, कुछ तो गड़बड़ है। डेमन ने अपनी सुर्ख तलवार से वार किया, लेकिन लीहे ने एन वक्त पर हकीकत समझ ली, उसका निशाना में नहीं हूँ। फिर डेमन का असल मंसूबा सामने आया, उसने लीहे पर हमला करने के बजाय अपनी तलवार जमीन पर दे मारी और पूरा प्लेटफॉर्म टूटने लगा। सुर्ख बिजली जैसे हमले ने पथरीले प्लेटफॉर्म को टुकड़े टुकड़े कर दिया और चारों तरफ मलबा उड़ने लगा। लीहे नीचे गिरते हुए खुद को संभालने की कोशिश करते हुए घबराकर बोला, ओह नहीं, अब तो मेरे खड़े होने के लिए भी कोई जगह नहीं बची। इसने जख्मी हालत में चारों तरफ देखा तो हर तरफ तबाहशुदा प्लेटफॉर्म ही नजर आ रहे थे, कोई दूसरा रास्ता बाकी नहीं था। तब उसे डेमन का असल मंसूबा समझ आ गया, उसे मुझे बराह रास्त मारने की जरूरत ही नहीं, अगर उसने आखिरी प्लेटफॉर्म भी तोड़ दिया तो मैं सीधा नीचे मौजूद मैगमा में जा गिरूंगा और रात बिन जाऊंगा। उसी लम्हे पीछे से डेमन की खौफनाक हंसी सुनाई दी, हा हा हा। वो ना जाने कब लीहे के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था और उसके जिस्म से ठंडा पसीना निकलने लगा। लीहे ने पलटकर इसकी नाकाबिल यकीन रफ्तार देखी तो इसकी आंखें हैरत से फैल गईं, इतनी तेज रफ्तार, ये इतनी जल्दी मेरे पास कैसे पहुंच गया? डेमन ने अपनी सुर्ख चमकती आंखों के साथ सर्द लहजे में कहा, तुम गलत समझ रहे हो, मैं इसे जरा भी हल्के में नहीं लूंगा, अगर इसके पास फायर इम्यूनिटी जैसा कोई एट्रीब्यूट हुआ तो ये मैगमा में भी नहीं जलेगा। लीहे जमीन पर गिरा हवा अपने सीने को पकड़े हुए था, जबकि डेमन पीछे से सुर्ख तलवार थामे बोला, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा, तुम जरूरत से ज्यादा मुहतात हो रहे हो। डेमन का गुस्सा मजीद बढ़ गया और वो बोला, छोड़ो, इसका सर काट कर टुकड़े टुकड़े करना ही ज्यादा महफूज होगा। लीहे ने जख्मी हालत में उसे घोटे हुए कहा, फाइनल बिल्लो देने में तुम वाकई काफी अच्छे हो। फिर लीहे ने दर्द के बावजूद मुस्कुरा कर कहा, तुमने सही अंदाजा लगाया, मेरा दिल वाकई एक आम इंसान से थोड़ा मुख्तलिफ जगह पर है, लेकिन इस बार तो लगता है मैं गया। इसके जहन में खौफनाक सवालात दौड़ने लगे, क्या मैं आज मर जाऊंगा? क्या इतनी खतरनाक मुहिम पर आना मेरी गलती थी? क्या मैं बहुत तेजी से बढ़ा या फिर मेरी ताकत अभी बहुत कम है? अचानक डेमन की सुर्ख तलवार बिजली की रफ्तार से लीहे के सर के बिल्कुल करीब से गुजर गई और लीहे हैरत से उसे देखता रह गया। तलवार इसके बालों से सिर्फ 1 इंच के फासले से गुजरी, जबकि डेमन पीछे से गुस्से में धारा और खौफ से लीहे का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। लेकिन फिर एक अजीब राज सामने आया, लीहे ने अपने हाथ से अपना दिल जिस्म से बाहर खींचकर सुर्ख जादुई धागों के जरिए अपनी पोजीशन बदल दी थी, उसी लिए तलवार का वार खता हो गया। तभी दरवाजे से एक लड़की अंदर दाखिल हुई और लीहे ने हैरत से कहा, टसक, इंटरप्रेटेड। इसके बाद मंजर अचानक दफ्तर में बदल गया, जहां वो लड़की लीहे को बता रही थी, तुमने बिल्कुल सही जगह बताई थी, जेर जमीन डंजन में वाकई डिवाइन आर्टिफिकट के एक टुकड़े के आसार मिल गए हैं। आग के खौफनाक तूफान में घरने के बाद लीहे का दुश्मन अचानक गायब हो गया और लीहे हैरत से चीख उठा, गायब हो गया। पूरा डंजन तबाहशुदा मलबे में तब्दील हो चुका था और लीहे जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा सोच रहा था, मैं बड़ी मुश्किल से बच पाया हूँ। उसी दौरान रात के वक्त उनके अंदर 2 ताकतवर हिंटर अचानक अपने बिस्तरों से उठ बैठे, सामने एक लड़की खड़ी थी, जबकि असल लीहे मेज के नीचे छपकर खामोशी से अपना काम कर रहा था। दूसरी तरफ असल विलन खतरनाक मुस्कुराहट के साथ सोच रहा था, परफिकट, एसएस लेवल डंजन इतना खतरनाक है कि लीहे को वही मरवा देना ही सबसे बेहतरीन मंसूबा है। इधर मुस्तकबिल वाला लीहे हिंटर एसोसिएशन में पहुंचा, रेस्पशन डेस्क पर मुका मारते हुए चीखा, जुनूब मशरिक, वहां एक नायाब एसएस लेवल जेर जमीन डंजन है, मुझे अभी वहीं भेज दो। अचानक लीहे की आंखें खल गईं और उसे अपनी पिछली जिंदगी की हकीकत याद आ गई, आर्टिफिकट, मैं पिछली जिंदगी में उसी जगह मारा गया था, इस जिंदगी में मुझे डेमन को शिकस्त देने के साथ साथ डिवाइन आर्टिफिकट का टुकड़ा भी हासिल करना होगा। उसी लम्हे इसकी आंख में सफेद रोशनी चमकी और सिस्टम की आवाज गूंजी, हर हफ्ते के दिन अपडेट आएगा, क्योंकि इस कहानी का असल चौसठ अभी बाकी है। वापस उनके अंदर लीहे गुस्से से मेज पर अपनी मुट्ठी भैंच कर खड़ा था, इसके अंदर बदले और ताकत की आग भड़क रही थी। फिर इसने पसीने में भीगे हुए दिल ही दिल में सोचा, लगता है मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ, मुझे जितनी जल्दी मुमकिन हो अपनी ताकत बढ़ानी होगी। सिस्टम ने फौरा ऐलान किया, मुबारक हो, मिशन मुकम्मल हो गया है, रिवॉर्ड में रैंडम एस ग्रेड पोर्शन हासिल हुई, क्या तुम अगला मिशन लेना चाहोगे? इस बार रिवॉर्ड है बराह रास्त एस रैंक पर लेवल अप। लीहे का मुंह हैरत से खिला रह गया और वो बोला, एस रैंक, ये तो वाकई बहुत जबरदस्त रिवॉर्ड है, मैं उसे कैसे मना कर सकता हूँ? लेकिन अगले ही लम्हे उसे कुछ होश आया और वो सोचने लगा, लेकिन ये मिशन यकीना बहुत मुश्किल होगा, मुझे एहतियात से काम लेना चाहिए। फिर इसे गुज़श्ता रात अपनी मौत याद आ गई, वो सोचने लगा, कल रात तो मैं मरते मरते बचा था, क्या इस बार मुझे हार मान लेनी चाहिए? मुझे ताकतवर जरूर बनना है, लेकिन जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। ये सोचकर इसका हाथ डेक्लाइन बटन की तरफ बढ़ने लगा, मगर सिस्टम ने फौरा लालच बढ़ा दिया, माना 100 गिना, वाईटीटी 100 गिना, आस्ट्रीनत 100 गिना और मखसूस एस ग्रेड पोर्शन। लीहे हैरत से चीख उठा, किया 100 गिना रिवॉर्ड, ये तो बहुत ज्यादा लालच देने वाला है। लेकिन सिस्टम अभी रुका नहीं, उसने मजीद इनामात दिखा दिए, खजाने का नक्शा, बेपनाह दौलत, एस ग्रेड हेलेना पोर्शन, एस ग्रेड आर्मर और लग 100 गिना। फिर सिस्टम ने कहा, तुम तो चॉजन वन हो, तुम्हें ये रिवॉर्ड जरूर लेना चाहिए। लीहे की आंखों में एस रैंक बनने का ख्वाब जाग उठा और वो सोचने लगा, इतने सारे रिवॉर्ड्स, इन सब की मदद से तो मैं पता बहुत ताकतवर बन जाऊंगा। आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे पर गुरूर छाने लगा और वो सोचने लगा, क्या वाकई ताकतवर बनना इतना आसान है? फिर मुझे ट्रेनिंग की क्या जरूरत है? शायद मैं अब तक जरूरत से ज्यादा मुहताज जिंदगी गुजार रहा था। आखिरकार वो सिस्टम के बिछाए हुए जाल में मुकम्मल तौर पर फंस गया और गुरूर से बोला, बिल्कुल सही, मेहनत तो सिर्फ आम और कम सलाहियत वाले लोग करते हैं, बासलाहियत लोग तो सिर्फ मुश्किलात का सामना करते हैं।
ये कहते ही उसने सीधा एक्सी पर बटन दबा दिया और यही वो फैसला था जिसका विलन को इंतजार था। लिन शियाओ अपनी पुरानी टीम को छोड़कर सीढ़ियों से नीचे जा रहा था, तभी सुर्ख बालों वाली इसकी साथी ने उसे पीछे से आवाज दी। वो बगैर पीछे मुड़े ठंडे लहजे में बोला, अब से मैं तुम लोगों के साथ काम नहीं करूंगा, मेरे कुछ जाती काम है। सुर्ख बालों वाली लड़की ने गुस्से में इसका हाथ पकड़कर कहा, हम सब एक ही टीम का हिस्सा हैं, तुम्हें कैप्टन जंग फैंग के इल्जामात मानने चाहिए। लिन शियाओ ने इसका हाथ झटक दिया और सर्द लहजे में बोला, बराह करम रास्ते से हट जाओ, मेरे जरूरी काम में रुकावट मत बनो। इसके रवैये पर पूरी टीम गुस्से और हैरत से उसे घूरने लगी, लेकिन लिन शियाओ ने सबको नजरअंदाज कर दिया। उसने दिल ही दिल में सिस्टम को पुकारा तो अचानक इसका चेहरा संजीदा और पुरस्कार हो गया। सिस्टम ने जवाब दिया, समझ गया मास्टर। फिर बताया कि एक हकीकी मुंतखब हीरो को ने मेहरबान और ताकतवर होना चाहिए, इसलिए अपनी साथी को धमकाना गलत है। सिस्टम ने फौरा एक साइड मिशन दे दिया, अपनी साथी से माफी मांगो, 3 बार गोल गोल घूमो और बोलो, मैं एक छोटा सा कुत्ता हूँ, भौं भौं भौं। ये सुनकर लिन शियाओ का मुंह खिला का खिला रह गया। लेकिन जैसे ही सिस्टम ने इनाम में एस ग्रेट हथियार का नाम लिया, लिन शियाओ की आंखों में लालच चमक उठा और वो हैरत से बोला, एस ग्रेट हथियार? रुको, अगर मैंने इनकार कर दिया तो क्या सिस्टम मुझे छोड़ देगा? लिन शियाओ अपना सर पकड़कर परेशान होकर सोचता है कि यह वाकई मेरी ही गलती थी। लेकिन ये कौसत तो हद से ज्यादा बेइज्जती वाली है। टीम के सब लोग उसे गुस्से से घूरने लगे और वो शर्मिंदगी के मारे सर पकड़कर सोचने लगा, सबके सामने मेरी इज्जत का तो जनाजा निकल गया। सुर्ख बालों वाली लड़की ने टीम को पुरसुकून करते हुए कहा, रहने दो, भूल जाओ। जबकि बाकी साथी गुस्से से चलाए, जल्दी माफी मांगो वरना पिटाई होगी। लिन शियाओ पसीने में सोचने लगा, चलो यार, असल मत झुकना भी जानता है और वक्त आने पर अकड़ना भी। मैं सिस्टम को हरगिज नहीं खो सकता, एस ग्रेट के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। अगले ही लम्हे वो घुटनों के बल बैठ गया। सुर्ख बालों वाली लड़की हैरत से चीख उठी, उसे लगा था ये लड़ेगा, मगर ये तो फौरा झुक गया। फिर लिन शियाओ ने अपना पूरा सर जमीन पर दे मारा, जमीन से धुआं उठने लगा और लड़कियां हैरत से पीछे हट गईं, ये इतनी जल्दी कैसे बदल गया? सरमई बालों वाला लड़का हंसने लगा, जबकि बड़ा मसलदार साथी हैरत से सोचने लगा, मैंने तो अभी उसे मारा भी नहीं था, ये इतनी जल्दी कैसे बदल गया? छवि अंदाज में लिन शियाओ कुत्ते के कान लगाकर जबान बाहर निकालता है और गोल गोल घूमते हुए कहता है, मैं एक छोटा सा कुत्ता हूँ, भौं भौं भौं। लड़कियां हैरान होकर कहती हैं, क्या उसे कोई जहनी मसला है? फिर हंसकर बोलती हैं, हाँ, ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। फौरा सिस्टम की आवाज आती है, इनाम हासिल हुआ, एस ग्रेट हथियार थंडर गन डलीट्स। लेकिन लिन शियाओ शर्मिंदगी से अपना चेहरा हाथों में छुपाकर जमीन पर बैठा रहता है, जबकि पूरी टीम उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। सुर्ख बालों वाली लड़की और इसकी साथी लिन शियाओ को देखकर हंसने लगी और बोली, हा, ये लड़का वाकई अजीब है, इसे छोड़ो, हमारे असल साथी तो बस तुम लोग हो। सुर्ख बालों वाली लड़की शर्मा कर मुस्कुराने लगी, जैसे लिन शियाओ का अजीब रवैया उसे कुछ हद तक प्यारा लग रहा हो। काले बालों वाला लिन शियाओ दूर से उनकी बातें सुनता रहा और इसके चेहरे पर हल्की सी पुरस्कार मुस्कुराहट आ गई, जैसे उसे इन बातों से कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। मंजर बदलता है और कहानी एसएस ग्रेट जेर जमीन डंजन मिरर ऑफ ट्विंस में पहुंच जाती है, जहां दरमियान में एक जादुई आईना जामुनी रोशनी में चमक रहा है। हड्डी पहने लिन शियाओ आईने के सामने पहुंचकर सोचता है, ये एसएस ग्रेट डंजन आर्टिफैक्ट के टुकड़े महफूज रखता है, ये डेमन क्लान के खिलाफ इंतहाई मुअस्सर है, अगर मैं उसे सबसे पहले हासिल कर लूं तो डेमन किंग को शिकस्त दे सकता हूं। लिन शियाओ अपना हाथ जामुनी रोशनी से चमकते हुए मिरर ऑफ ट्विंस पर रखता है और आईना इसकी ताकत के रद्दअमल में रोशन होने लगता है। लेकिन आईने में इसका अक्स नजर नहीं आता, बल्कि मौजूदा टाइमलाइन वाला लिन शियाओ दिखाई देता है, छोटे बालों और मजबूत जिस्म के बावजूद अभी कमजोर हालत में। लिन शियाओ फौरा समझ जाता है, ये आईना सिर्फ मौजूदा टाइमलाइन के इंसान की नकल बना सकता है, ये किसी दूसरे वक्त के वजूद को नकल नहीं कर सकता। तभी असल राज सामने आता है, मुस्तकबिल से आया लिन शियाओ सोचता है, लेकिन मैं तो मुस्तकबिल से आया हूँ। और फिर वो आईने के उसूल को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का फैसला करता है, सिर्फ मेरा मुस्तकबिल वाला वजूद ही मेरे मौजूदा वजूद को शिकस्त दे सकता है। लिन शियाओ अपनी आदतों को देखते हुए सोचता है, मेरी अगली चाल यकीना यही होगी। उसी लम्हे इसका डिबली के पीछे से नीली बिजली जैसे वार करता है, जबकि वो सामने से गुलाबी बिजली के साथ लड़ रहा होता है। लिन शियाओ गुस्से में अपना आखिरी मुक्का सुर्ख बिजली से चार्ज करता है, मगर उसका डुप्लीकेट अब भी पीछे से उसका ताक़ुब कर रहा होता है। आखिरकार लिन शियाओ अपने ही डुप्लीकेट को पीछे से गर्दन से जकड़ लेता है, खून के छींटे उड़ते हैं और वो चीख कर कहता है, कामयाब हो गया। करीब से दिखाई देता है कि दोनों लिन शियाओ एक दूसरे से जकड़े हुए हैं। मुस्तकबिल वाला लिन शियाओ दांत पैसते हुए अपनी फतह यकीनी बना रहा है। फतह के फौरा बाद वो अपनी नीली तवानाई वाली तलवार से मिरर ऑफ ट्विंस पर जोरदार वार करता है और गुलाबी शीशा चारों तरफ टूटकर बिखर जाता है। आईना मुकम्मल तौर पर टूटकर दरारों में बदल जाता है और जामुनी धुएं के दरमियान एसएस ग्रेट डंजन के आर्टिफैक्ट का राज सामने आने लगता है। अचानक आईना धमाके से फट जाता है और दरमियान से सुनहरी रोशनी की तेज शान निकलती है। लिन शियाओ हैरत से कहता है, आर्टिफैक्ट के टुकड़े, आखिरकार मेरा असल इनाम मिल गया। वो चमकते हुए सुनहरी आर्टिफैक्ट के टुकड़े को अपने हाथ में पकड़ लेता है और इसकी आंखों में फतह की चमक आ जाती है। आर्टिफैक्ट के टुकड़े की ताकत इसके हाथ में मजीद तेज होने लगती है और लिन शियाओ दांत पैसते हुए इसकी पूरी तवानाई अपने अंदर जज्ब करने की कोशिश करता है। लिन शियाओ अपनी तलवार से दुश्मन की बिजली से भरी तलवार को रोकता है और दोनों हथियारों के टकराने से जबरदस्त बिजली का धमाका होता है। पीछे एक जामुनी पोर्टल खुलता है और लिन शियाओ वक्त देखकर सोचता है, डेमन कुंग के आने का वक्त हो चुका है, लगता है वो अब पहुंचने वाला है। लिन शियाओ अपनी पूरी ताकत से तलवार को चार्ज करता है, उसके हाथों से सुनहरी बिजली निकल रही है और वो अगली लड़ाई के लिए मुकम्मल तैयार है। तभी असली डेमन कुंग सामने आ जाता है, इसकी आंखों में सियाहपन और सुर्ख चमक है, पीछे जामुनी धुआं फैल रहा है और इसकी ताकत के सामने लिन शियाओ बहुत छोटा दिखाई देता है। डेमन कुंग को देखकर लिन शियाओ चौंक जाता है और कहता है, हम ये तुम हो? मुझे इस मामले के बारे में पहले ही कुछ बुरा महसूस हो रहा था, लेकिन ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं, तलवारें जोरदार अंदाज में आपस में टकराती हैं और चारों तरफ बिजली चमकने लगती है। टकराव के फौरा बाद लिन शियाओ समझ जाता है, इतनी तेज रफ्तार, इसकी तलवार में डिवाइन आर्टिफैक्ट का टुकड़ा लगा हुआ है। लिन शियाओ सोचता है, अब सोचने का वक्त नहीं, मुझे उसे अचानक हमले से हैरान करना होगा। फिर वो खुद को हौसला देते हुए चीखता है, खुद पर यकीन रखो, मैं ही पेश गोई का मुंतखब हीरो हूं। लिन शियाओ पूरी ताकत से एक जोरदार कुक मारता है, जिससे उसका अपना डुप्लीकेट हुआ में उछल जाता है और वो चीख कर कहता है, गिरफ्त में आ गया। लिन शियाओ दांत पैसते हुए अपनी बिजली से भरी तलवार को मजीद मजबूती से पकड़ लेता है। इसके कपड़ों पर खून लगा हुआ है और चारों तरफ बिजली चमक रही है, लेकिन वो अभी हार मानने के लिए तैयार नहीं। ये डंजन आम जगह नहीं थी, उसे मिरर ऑफ टॉर्नर्स कहा जाता था। कहा जाता है कि इस डंजन में दाखिल होने वाले शख्स की बिल्कुल वैसी ही नकल बन जाती है और फिर उसे अपने ही अक्स के खिलाफ लड़ना पड़ता है। मरकजी किरदार जैसे ही आगे बढ़ा, इसके सामने उसी जैसा एक शख्स नमूदार हो गया। दोनों का अंदाज जंग एक जैसा था, दोनों के पास वही पुरस्कार जामुनी ताकत थी और दोनों की हर हरकत एक दूसरे की एन नकल थी। मरकजी किरदार ने अचानक हमला किया, लेकिन सामने वाले ने भी बिल्कुल वही हमला उसी अंदाज में वापस कर दिया।
ये देखकर वो चौंक गया। इसने गौर से अपने सामने मौजूद शख्स को देखा। इसे समझ आ गई थी कि ये सिर्फ इसकी हरकत की नकल नहीं कर रहा, बल्कि इसकी ताकत और लड़ने का अंदाज भी बिल्कुल वही है। अचानक उसके जिस्म में जामुनी तवानाई दौड़ने लगी, जिस्म पर दरारें पड़ने लगी और वो बुरी तरह जख्मी होने लगा। इसे एहसास हुआ कि उसका अपना ही ताकतवर हमला अलग कर उसी पर असर कर रहा है। वो हैरत से चीख उठा, ये क्या हो रहा है? तुम हो कौन? लेकिन फिर उसे असल राज समझ आ गया। अगर वो अपने अक्स की तरह लड़ेगा तो दोनों एक दूसरे की हर हरकत को रोकेंगे और आखिरकार दोनों तबाह हो जाएंगे। इस आईने को शिकस्त देने के लिए उसे अपनी ही जंगी आदतों को तोड़ना होगा और ऐसा वार करना होगा जिसकी इसकी नकल कभी तवक्को ना कर सके। अगले ही लम्हे सामने मौजूद अक्स खून में लथपथ जमीन पर पड़ा था। मरकजी किरदार ने उसे देखते हुए एक खतरनाक मुस्कुराहट दी। अब इसे समझ आ चुका था कि इस डंजन को कैसे शिकस्त देना है। अपने ही अक्स को शिकस्त देने के लिए उसे खुद जैसा नहीं बल्कि खुद से मुख्तलिफ बनना था। ली है की टीम को लगा कि वो अकेला ही इस खुफिया चैलेंज को मुकम्मल करने गया है। सब यही समझ रहे थे कि शायद वो अकेले ही छपे हुए बाज को शिकस्त देकर इसकी ताकत हासिल करना चाहता है। लेकिन डंजन के अंदर पहुंचते ही सबके होश उड़ गए, क्योंकि वहां दो लीहे मौजूद थे। एक जमीन पर खून में लथपथ मुर्दा पड़ा था, जबकि दूसरा बिल्कुल सही सलामत खड़ा था और इसके हाथ में एक चमकता हुआ सुनहरी कुल्हाड़ा था, जो एक इलाही नवादिरात का टुकड़ा था। टीम के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर उन दोनों में से असली लीह कौन है। एक साथी ने मुर्दा लीह को देखकर कहा, देखो, इसकी कलाई पर वही हथियार मौजूद है जो आज जाते वक्त इसके पास था, और उसके कपड़े भी बिल्कुल वही हैं जो उसने रवाना होते वक्त पहने थे। यही असली लीह है। फिर सबकी नजरें जिंदा लीह पर गईं। इसके हाथ में इलाही नवादिरात का टुकड़ा था। वो घबरा कर बोले, इस डंजन के बास के पास इलाही नवादिरात के टुकड़े होने की बात मशहूर है। ओह नहीं, ये जिंदा लीह असल में डंजन का वो इफरीत है जिसने लीह की शक्ल इख्तियार कर ली है। इसे मार दो। टीम ने फैसला कर लिया कि जमीन पर पड़ा हुआ मुर्दा शख्स ही असली लीह है, क्योंकि इसके कपड़े और सामान बिल्कुल दुरुस्त थे, जबकि जिंदा खड़ा लीह इन्हें डंजन का इफरीत नजर आ रहा था। लीह ये सब सुनकर घबरा गया। वो मुसलसल वजाहत करने की कोशिश कर रहा था, मैं असली नहीं हूँ, नहीं, ये ठीक नहीं है, मैं ही असली लीह हूँ। लेकिन इसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। अचानक उसके अपने ही साथियों ने इस पर हमला कर दिया। हर तरफ से तलवारें उसकी तरफ बढ़ने लगी और लीह ने इलाही नवादिरात के टुकड़े से उनके वार रोकने शुरू कर दिए। वो पसीने में शराबवर होकर चीखा, यहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं, मैं उन सबको शिकस्त नहीं दे सकता। असल हकीकत ये थी कि लीह ने डंजन के बास को शिकस्त देकर इलाही नवादिरात का टुकड़ा हासिल किया था, मगर मरर ऑफ टॉर्नस के फरेब ने उसके अपने साथियों को ही यकीन दिला दिया कि असली लीह वो मुर्दा शख्स है और जिंदा लीह एक इफरीत है। यही इस डंजन का सबसे खौफनाक राज था। ये सिर्फ इंसान की शक्ल की नकल नहीं बनाता, बल्कि लोगों के जहनों में इतना बड़ा शक पैदा कर देता है कि वो अपने ही साथी को दुश्मन समझने लगते हैं। गुज़श्ता रात एक खतरनाक मिशन से बमुश्किल जिंदा बचने के बाद उसे सिस्टम की तरफ से नया मिशन मिला। सिस्टम ने हुक्म दिया कि फौरा करीबी एसएस ग्रेड डंजन मरर ऑफ टॉर्नस में जाओ और वहां मौजूद इफरीत को खत्म करो। इस डंजन की खास बात ये थी कि जैसे ही कोई इंसान अंदर दाखिल होता, इसकी एक मुकम्मल नकल बन जाती और इलाही नवादिरात का टुकड़ा हासिल करने के लिए इस नकल को मारना जरूरी था। मिशन मुकम्मल करने पर उसे एक एस ग्रेड पोशन का इनाम भी मिला। ये एक खास ट्रांसफॉर्मेशन पोशन था जिसकी मदद से वो अपनी शनाख्त छुपा सकता था। कोई भी इसके भेस को पहचान नहीं सकता था और खतरनाक वक्त में यही पोशन इसकी जान बचा सकता था। इसने पोशन इस्तेमाल किया और खुद को एक ताकतवर डेमन की शक्ल में तब्दील कर लिया। फिर वो मरर ऑफ टॉर्नस के अंदर दाखिल हुआ। डंजन के अंदर इसका सामना एक ऐसी लड़की से हुआ जिसके बाल जामुनी थे और हाथ में नीली तलवार थी। वो देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वो भी बिल्कुल उसी ताकत और इलाही नवादिरात की सलाहियत को इस्तेमाल कर रही थी। वो घबरा कर सोचने लगा, ये सब क्या हो रहा है। फिर उसे एहसास हुआ कि इसके सामने खड़ी लड़की दरअसल उसी की नकल थी। डंजन ने इसके मौजूदा डेमन रूप की नहीं, बल्कि इसकी असल इंसानी शक्ल की नकल बनाई थी। लड़ाई खतरनाक होती गई। दोनों एक जैसी ताकत इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन आखिरकार डेमन वाली शक्ल ने अपने सामने मौजूद इंसानी अक्स को शिकस्त दे दी। मगर जब वो जमीन पर पड़े अपने मुर्दा इंसानी अक्स को देखता है तो अचानक उसे एक खौफनाक हकीकत का एहसास होता है। वो हैरत से सोचता है, मैंने खुद को क्यों मार दिया। फिर इसे समझ आता है कि जमीन पर पड़ा हवा जख्मी और मुर्दा शख्स कोई दूसरा इंसान नहीं, बल्कि वो खुद था, इसकी असल इंसानी शक्ल। वो बेयकीनी से सोचता है, मैं यहाँ क्यों जाहिर हवा और डेमन की शक्ल में कैसे तब्दील हो गया। असल में उसने एस ग्रेड ट्रांसफॉर्मेशन पोशन इस्तेमाल करके खुद को डेमन में तब्दील किया था, ताकि इस खतरनाक एस ग्रेड डंजन में जिंदा रह सके। लेकिन मरर ऑफ टॉर्नस ने उसकी असल इंसानी शक्ल की नकल बना दी और अब उसे इलाही नवादिरात का टुकड़ा हासिल करने के लिए अपने ही इंसानी अक्स को कत्ल करना पड़ा था। ये सोचकर वो ज़हनी तौर पर हिलकर रह गया, क्योंकि हकीकत में उसने किसी और को नहीं बल्कि अपने ही वजूद के एक हिस्से को कत्ल किया था। मरर ऑफ टॉर्नस का सबसे खौफनाक राज यही था कि यहाँ दुश्मन कोई दूसरा नहीं होता। कभी कभी सबसे खतरनाक दुश्मन खुद इंसान का अपना अक्स बन जाता है। मरर ऑफ टॉर्नस के बाद नई टीम में शमूलियत। कैप्टन ने खून में लथपथ लीह को पकड़कर इसके सर को मजबूती से थाम लिया। लीह पहले ही मरर ऑफ टॉर्नस की लड़ाई से बुरी तरह जख्मी था, इसलिए उसे लगा कि अब इसकी असली शनाख्त सबके सामने आ चुकी है। वो घबरा कर सोचने लगा, ये क्या मतलब है, कहीं इसे मेरी असल शनाख्त का पता तो नहीं चल गया। इसके चेहरे पर पसीना आ गया। अगर कैप्टन को मालूम हो गया था कि वो असल में इंसान नहीं बल्कि डेमन है, तो शायद अगले ही लम्हे उसे कत्ल कर दिया जाए। लीह हैरत से बोला, किया। लेकिन कैप्टन ने उसे मारने के बजाय मुस्कुरा कर कहा, नौजवान, मुझे तुम में कुछ खास नजर आ रहा है। तुमने अकेले एसएस ग्रेड मरर ऑफ टॉर्नस डंजन से जिंदा निकलकर अपनी काबिलियत साबित कर दी है। मेरी टीम में शामिल हो जाओ। हमारा अगला मिशन इलाही नवादिरात के दूसरे टुकड़े को तलाश करना है। लीह ये सुनकर दंग रह गया। इसे लगा था कि इसकी शनाख्त पकड़ी गई है, मगर हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। कैप्टन को उसके डेमन होने का जरा भी अंदाजा नहीं था। वो सिर्फ इसकी गैर मामूली ताकत और डंजन से जिंदा बचने की सलाहियत से मुतासिर हुआ था। कैप्टन ने इसके कंधे पर हाथ रखा, जैसे उसे अपनी टीम में शामिल करने की हतमी पेशकश दे रहा हो। लीह ने खुद को संभाला और ऐसे जाहिर किया जैसे सब कुछ बिल्कुल मामूल के मुताबिक हो। मैं अपने कमरे में जाकर कुछ देर आराम करता हूँ, जब सब तैयार हो जाएं तो मुझे बुला लेना। कैप्टन ने जवाब दिया, ठीक है। पीछे खड़ी सुर्ख बालों वाली लड़की अब भी लीह को शक की नजर से देख रही थी, लेकिन कैप्टन इस नई भर्ती से खुश था। कमरे में अकेला पहुंचते ही लीह ने अपना बनावटी पुरसुकून अंदाज छोड़ दिया और थकन से जमाई लेते हुए सोचा, मिशन और इलाही नवादिरात की तलाश। मैं तो तकरीबा एक हकीकी हीरो बनता जा रहा हूँ, लेकिन इसके अल्फाज में तनस छुपा हुआ था, क्योंकि हकीकत में वो हीरो नहीं था बल्कि डेमन था, जो हीरो का रूप धारकर इलाही नवादिरात के तमाम टुकड़े जुमा कर रहा था। अब सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इंसानों की यही ताकतवर टीम खुद उसे इलाही नवादिरात के दूसरे टुकड़े तक पहुंचाने वाली थी। लीह ने सिस्टम की बात मानकर इस डंजन में अकेले टेलीपोर्ट किया था। इसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अकेले दाखिल होना ही सिस्टम के बिछाए हुए जाल का सबसे अहम हिस्सा था। डंजन के अंदर वो अपने ही अक्स से लड़ा, मगर बुरी तरह जख्मी होकर जमीन पर गिर गया। इसके जहन में सिर्फ एक सवाल था, मुझे समझ नहीं आ रहा,
आखिर मुझसे गलती कहाँ हुई। उसी वक्त इसके साथी वहाँ पहुंच गए। वो खुशी से बोले, कैप्टन आप आ गए। फिर इन्होंने देखा कि डंजन का बास पहले ही शिकस्त खा चुका था, लेकिन जमीन पर पड़ा हवाली है मर चुका था। वो समझने लगे कि असली लीहे को उसके अक्स ने मार दिया है, जबकि सामने खून में लथपथ शख्स वही खतरनाक रेप्लिका है। लीहे ने पूरी ताकत से इन्हें हकीकत बताने की कोशिश की। तुम लोग, ये कैप्टन डायमंड है, इसे फौरा मार दो, जल्दी करो। लेकिन इसकी हालत देखकर किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। इसका चेहरा जख्मों से भरा हुआ था, जिस्म खून में लथपथ था और वो दीवानों की तरह चीख रहा था। लाल बालों वाली लड़की हंसने लगी और बोली, ये रेप्लिका तो पागल हो गया है। कभी कहता है कि मैं असली लीहे हूँ, फिर कहता है कि मैं लीहे नहीं हूँ, और अब कैप्टन को डायमंड कह रहा है। हाँ हाँ हाँ, सब लोग इसकी बात पर हंसने लगे। लीहे बेबसी से इन्हें देखता रहा। वो जानता था कि वो असली है, मगर अब कोई भी इसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। अगले ही लम्हे उसके अपने साथियों ने इस पर हमला कर दिया। एक तरफ से आग का वार हुआ, जबकि दूसरी तरफ से एक ताकतवर हमला इसकी पीठ में जा लगा। कैप्टन ने उसे काबू में रखा और बाकी साथियों ने मिलकर उसे खत्म कर दिया। लीहे अपने ही साथियों के हाथों मारा गया। लेकिन सबसे खौफनाक हकीकत ये थी कि जिस शख्स को वो सब अपना कैप्टन समझकर बचा रहे थे, वही असल डायमंड था। और सिस्टम ने पहले ही ऐसा जाल बिछा दिया था कि लीहे अकेला डंजन में जाए, अपने ही अक्स के साथ फंसे और आखिरकार उसके अपने दोस्त ही उसे दुश्मन समझकर कत्ल कर दें। मरर ऑफ ट्रॉनस की ये लड़ाई सिर्फ एक डंजन की जंग नहीं थी। ये सिस्टम की ऐसी साजिश थी जिसमें लीहे को दुश्मन से नहीं, बल्कि अपने ही साथियों के हाथों मरना था। डंजन क्लियर करने के बाद सुर्ख बालों वाली एस रैंक मीट लड़की ने लीहे को एक चमकता हुआ गोला दिया। यही इलाही नवादिरात का पहला टुकड़ा था। दूसरी तरफ पूरी टीम कैप्टन की तारीफों में मसरूफ थी। कोई कह रहा था, अभी की फाइव बाल वाली हरकत कितनी जबरदस्त थी। कैप्टन ने मुस्कुरा कर कहा, बस करो, ये सब मेरी क़यादत की वजह से मुमकिन हुआ था। सब समझ रहे थे कि डंजन की कामयाबी का असल क्रेडिट कैप्टन को जाता है, लेकिन हकीकत में असल काम लीहे ने किया था। लीहे इस चमकते हुए टुकड़े को देखते हुए सोचने लगा, आखिर इस चीज को तबाह कैसे किया जा सकता है। शायद इसे एहसास हो गया था कि ये टुकड़ा आम तरीके से तबाह नहीं हो सकता। अगर ये इसके पास रहा तो मुस्तकबिल में दूसरे हीरोज उसे हासिल करने के लिए इसके पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए उसने अपनी टीम से सिर्फ इतना कहा, हाँ मेरे पास एक तरीका है। लेकिन हकीकत में उसने किसी को अपना असल मंसूबा नहीं बताया। अगले ही लम्हे वो सबको छोड़कर अकेला एक सुनसान मैटर टावर में पहुंच गया। ये ऐसी जगह थी जो वक्त के आम कवानीन से बाहर थी, और यही वो वाहिद मकाम था जहां वो अपने मुस्तकबिल के वजूद से मिल सकता था, बगैर इसके कि सिस्टम इसकी बातें सुन सके। टावर के अंदर उसे एक खौफनाक मंजर दिखाई दिया। सामने तख्त पर एक डायमंड बैठा था। इसके सीने में एक गहरा जख्म था और खून बह रहा था। लीहे जानता था कि वो कोई और नहीं, बल्कि इसका अपना मुस्तकबिल का रूप है। वो आगे बढ़ा और सीधा सवाल किया, मुझे बताओ, मैं मुस्तकबिल में तुम्हारे सीने पर लगने वाले इस जानलेवा जख्म से कैसे बच सकता हूँ। मुस्तकबिल के डायमंड ने इसे देखा और जवाब दिया, 2 माह बाद सर्दियां शुरू होंगी और बर्फ के गाले गिर रहे होंगे। उसी वक्त तुम एक खतरनाक हमले का शिकार होगे और मौत के करीब पहुंच जाओगे। फिर इसने असल राज बताया। एक हीरो होगा जिसका नाम ओयानक वोफेनग है। इसके पास एक ऐसा हथियार होगा जिसमें इलाही नवादिरात का एक और टुकड़ा नस्ब होगा। वो हथियार तुम्हारे सीने में पैवस्त हो जाएगा और तुम्हें तकरीबा मौत के करीब पहुंचा देगा। लीहे ये सुनकर खामोश रह गया। इसके सामने तख्त पर बैठा डायमंड दरअसल उसके मुस्तकबिल की वही हालत दिखा रहा था जिससे वो बचना चाहता था। मुस्तकबिल के डायमंड ने बताया कि वो बमुश्किल जिंदा रह पाया था और आखिरकार इस मकाम तक पहुंचा ताकि अपने माजी के वजूद को इस खतरनाक अंजाम से खबरदार कर सके। अब लीहे को अंदाजा हो चुका था कि मरर ऑफ ट्रॉनस का पूरा खतरनाक मिशन सिर्फ एक इलाही नवादिरात का टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं था। असल मकसद इस टुकड़े के जरिए मैजिक टावर तक पहुंचना और अपने मुस्तकबिल के वजूद से मिलकर उस मौत के जाल को पहले ही तोड़ना था। लीहे ने तख्त पर बैठे अपने मुस्तकबिल के रूह को देखा और तंजिया अंदाज में कहा, और तुम्हारा क्या? तुम्हारे सीने की ये हालत देखकर लगता है कि तुम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहोगे, है ना? फिर वो हंसते हुए बोला, मैजिक टावर की पाबंद रूह बनकर रहना, बिल्कुल इस लीटस प्रिंसेस की तरह जो महल में कैद है। कितनी काबिल रहम हालत है। तख्त पर बैठा मुस्तकबिल का डायमंड फौरा जवाब देता है, इस जाविये से खुद को देखकर मुझे अभी एहसास हुआ है कि तुम्हारा बोलने का अंदाज कितना बदतमीज है। वाकई बहुत नागवार है। तुम 3 महीनों से मैजिक टावर में आए भी नहीं हो, है ना? वो तंजिया अंदाज में मजीद कहता है, तुम्हारी जबान बहुत सख्त है। अगर तुम भी मेरी जगह होते तो। दोनों एक ही वजूद के मुख्तलिफ वक्तों के रूप थे, इसलिए एक दूसरे को बुरा भला कहना दरअसल खुद को ही बुरा भला कहना था। उसी दौरान सिस्टम की एक अहम इत्तला सामने आती है। पेसो स्कल ब्लड लॉक फाल होने का तरीकाकार मुकम्मल तौर पर फाल है और ये मुस्तकिल तौर पर मुअस्सर रहेगा। मुस्तकबिल का डायमंड वजाहत करता है, मैजिक टावर में डायमंड के पास ब्लड लॉक नामी एक खास सलाहियत है। मैं भी डायमंड हूँ, इसलिए जब तक मैं मैजिक टावर से बाहर नहीं निकलता, मैं अभी मर नहीं सकता। यानी ओयानक वोफेनग के हमले से इसके सीने में इतना खतरनाक जख्म होने के बावजूद मैजिक टावर उसे जिंदा रखे हुए था। इसकी जिंदगी जैसे एक पर बंद हो चुकी थी। वो मर नहीं सकता था, लेकिन टावर से बाहर भी नहीं निकल सकता था। इसके बाद मुस्तकबिल का डायमंड उसे असल खतरे से खबरदार करता है। मुहतात रहना, 7 इंसानी बुजुर्गों की ताकतें एक दूसरे पर असरअंदाज हो सकती हैं। जरा सी गलती भी बहुत बड़ा बटरफ्लाई इफेक्ट पैदा कर सकती है। वो बताता है कि उन 7 बुजुर्गों में एक ऐसा शख्स भी है जो कई बार दोबारा जन्म ले चुका है, एक अजीम पेशगो है जो मुस्तकबिल देख सकता है, एक ताकतवर समनर है जो दूसरी दुनिया की रूहों को बदला सकता है, और एक ऐसा बुजुर्ग भी है जो दूसरों के लिए कई बार वक्त को उल्टा कर चुका है। लीहे ये सब सुनकर थक जाता है और कहता है, अच्छा बहुत हो गया। वैसे भी ओयानक वोफेनग अभी 2 महीने बाद सर्दियों में आएगा, तब तक मैं आराम से रह सकता हूँ। वो आगे कहता है, मैं 3 महीनों से इंसानी दुनिया में मुसलसल मिशन कर रहा हूँ, इलाही नवादिरात के टुकड़े तलाश कर रहा हूँ और मुझे तफरीह का मौका ही नहीं मिला। ये 2 महीने आराम करने के लिए बेहतरीन है। फिर वो अपने आराम को एक बड़ी नेक नियति का नाम देने की कोशिश करता है। वैसे भी उन 2 महीनों को दुश्मन के बारे में मालूमात हासिल करने, इंसानी शहरों और तहजीब को समझने और मुस्तकबिल में डायमंड रेस के इंसानी दुनिया पर हमले के लिए तैयारी करने के तौर पर देखा जा सकता है। मुस्तकबिल का डायमंड फौरा इसकी बात समझ जाता है और हंसकर कहता है, ज्यादा नेक बनने की कोशिश मत करो, तुम सिर्फ तफरीह करने के लिए बहाना बना रहे हो, है ना? हजारों साल मैजिक टावर में कैद रहने के बाद अब तुम्हें बाहर जाने का मौका मिला है और मुझे यकीन है कि तुम वापस आने का नाम भी नहीं लोगे। लीहे भी आखिरकार अपनी बात छुपाने की कोशिश छोड़ देता है और कहता है, टावर का ख्याल तुम रखना, मैं इंसानी शहर में छुट्टी मनाने जा रहा हूँ। मुस्तकबिल का डायमंड जवाब देता है, ठीक है, बहाने बनाने की जरूरत नहीं। यूं दोनों अपने मकामात बदल लेते हैं। मुस्तकबिल का जख्मी डायमंड ब्लड लॉक की वजह से मैजिक टावर में रहकर अपनी ताकत बहाल करेगा, जबकि मौजूदा लीहे इंसानी रूप में अगले 2 महीने इंसानी शहर में गुजारेगा। लेकिन इसे नहीं मालूम कि ये छुट्टी सिर्फ आराम का वक्त नहीं, बल्कि आने वाली एक बहुत बड़ी जंग से पहले का सुकून है। इंसानी शहर में डायमंड की छुट्टियां। मैजिक टावर से निकलने के बाद लीहे ने वक्त में पीछे सफर किया और 20 साल पहले की इंसानी दुनिया में पहुंच गया। वो झाड़ियों के पीछे छपकर एक जदीद शहर को हैरत से देख रहा था।
वो हैरत से बोला, वाह, क्या ये 20 साल पहले का इंसानी शहर है। यहाँ तो इतने सारे इंसान मौजूद हैं। इसकी नजरें चारों तरफ घूमने लगीं। साफ हुआ, नीला आसमान, ऊंची ऊंची इमारतें और आसमान पर चमकता हुआ सूरज, इसके लिए सब कुछ बिल्कुल नया था। वो खुशी से बोला, देखो, साफ हुआ, नीला आसमान, इतनी ऊंची इमारतें और ये सूरज, किताबों में जिस सूरज का जिक्र पढ़ा था बिल्कुल वैसा ही है, बल्कि बल्ब से भी ज्यादा रोशन। वहाँ मौजूद लोग एक बड़े इश्तिहार को देख रहे थे जिस पर लिखा था कि मेजर टावर की सेलिंग बहुत जल्द होने वाली है और इंसानी दुनिया का मुस्तकबिल रोशन है। लेकिन इस मंजर की सबसे अजीब बात ये थी कि जिस मेजर टावर को इंसान खत्म करने की तैयारी कर रहे थे उसी के अंदर मुस्तकबिल का डेमन कुंग मौजूद था। उसी वक्त सिस्टम का नन्हा सा नीला गाइड सामने आया और उसे याद दिलाया, तुम्हें वक्त में पीछे जाने का ये मौका जाया नहीं करना चाहिए। देवता तुम्हारी कारकर्दगी देख रहे हैं, तुम्हें इलाही नवादिरात का टुकड़ा तलाश करना होगा। ली है ने फौरा संजीदा अंदाज इख्तियार किया और बोला, जी हाँ, मैं इस अजीम इलाही मिशन को जरूर पूरा करूंगा। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वाकई बहुत से देवता उसे देख रहे थे। एक लाइव चीट की तरह आसमानी दुनिया से मुख्तलिफ देवताओं के तबसरे आने लगे। एक देवता ने हैरत से पूछा, तो ये 20 साल पहले का ब्लू स्टार है? किसी दूसरे ने शहर की भीड़ देखकर कहा, ये जगह तो बहुत मसरूफ है और यहाँ इतने सारे पालतू जानवर भी हैं। वनट गार्ड ने मंजर को दिलचस्प करार देते हुए उसे चंद कायनाती सके बतौर इनाम दे दिए। कुंग ऑफ बेस्टस हैरान था कि ये फाइटिंग चैनल था या आम जिंदगी दिखाने वाला चैनल। जबकि एक और देवता बेसब्री से पूछ रहा था, इलाही नवादिरात के टुकड़े कब मिलेंगे? मैं इस खूबसूरत सैयारे पर उतरने का इंतजार नहीं कर सकता। यानी देवता सिर्फ तमाशा नहीं देख रहे थे, बल्कि इन टुकड़ों के जरिए मुस्तकबिल में इंसानी दुनिया पर कब्जा करने की तैयारी भी कर रहे थे। इधर ली है ने आम इंसान बनकर शहर में घुलने मिलने की कोशिश की। वो मसनूई मुस्कुराहट के साथ चलने लगा, मगर चंद लम्हों बाद ही इसकी असली आदतें सामने आ गईं। वो अचानक झाड़ियों से ऐसे निकला जैसे कोई खतरनाक विलन हो, जिसे देखकर एक जोड़ा और उनका कुत्ता भी खौफजदा हो गया। लीहे को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आम इंसानों की तरह बर्ताव कैसे किया जाता है। फिर इसकी नजर एक काफी शाप पर पड़ी और वो एक बार फिर हैरत से रुक गया। वाह, क्या ये काफी है, मैंने इसे सिर्फ किताबों में देखा है। काफी शाप, उसके लिए इंसानी दुनिया की मामूली चीजें भी किसी अजूबे से कम नहीं थी। सूरज, इमारतें, बल्ब, काफी और लोगों का हुजूम, वो हर चीज को ऐसे देख रहा था जैसे पहली बार दुनिया दरियाफ्त कर रहा हो। और दूसरी तरफ आसमानी देवता बेसब्री से उसका मिशन मुकम्मल होने का इंतजार कर रहे थे। इन्हें क्या मालूम था कि डेमन कुंग अगले 2 महीने इलाही नवादिरात तलाश करने से ज्यादा इंसानी दुनिया की सैर और छुट्टियों में गुजारने वाला है। इंसानी दुनिया में घूमते हुए लीहे को आखिरकार एक काफी शाप नजर आ गई। इसने किताबों में हजारों साल तक काफी के बारे में पढ़ा था, मगर जिंदगी में कभी इसे चखा नहीं था। वो जोश से बोला, आखिरकार यहाँ आ ही गए, लेकिन ये मशहूर काफी है, इसे जरा एहतियात से चखना चाहिए। उसने अपने इंसानी दोस्त के साथ काफी का एक घूंट लिया, लेकिन अगले ही लम्हे दोनों ने पूरी काफी मुंह से बाहर थूक दी। वो चीख उठे, आह, ये तो इंतहाई कड़वी है। भूरे बालों वाला सोचने लगा, हजारों साल बाद भी इंसान यही गंदी चीज पीते रहे, कहीं कोई मुझे जहर तो नहीं देना चाहता। सुर्ख बालों वाला भी हैरान था, क्या 20 साल पहले के इंसान वाकई ऐसी खौफनाक चीज पीते थे? ये तो न्यूट्रीनेट सोल्यूशन से भी ज्यादा खराब है। पीछे खड़ी सुनहरी बालों वाली वेटरेस इन्हें देखकर सोचने लगी, ओह, सिर्फ एक गरीब लड़का नहीं, यहाँ तो दो हैं। इसे लगा कि शायद दोनों के पास काफी खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। काफी के बाद वो सिनेमा चले गए। फिल्म देखते हुए इर्द गिर्द बैठे तकरीबन सब लोग रो रहे थे, लेकिन लीहे को समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर रोने की क्या बात है। वो हैरत से सोचने लगा, इंसान 20 साल पहले भी इतने कमजोर जज्बात रखते थे, उसी लिए शायद 20 साल बाद दुनिया का ये हाल हुआ। उसके लिए एक फिल्म के गम पर रोना बिल्कुल नाकाबिल फहम था, क्योंकि वो ऐसी दुनिया से आया था जहाँ जिंदा रहने के लिए जज्बात से ज्यादा ताकत की जरूरत थी। इसके बाद दोनों तफरीही पार्क पहुंच गए, जहाँ इन्हें डायरेक्ट बीम नजर आया। लीहे ने निशाना लगाया और लगातार 3 मरतबा बिल्कुल मरकज पर वार किया। वो खुश होकर बोला, फिर से निशाना लग गया। बूढ़ा दुकानदार हैरान रह गया और बोला, कमाल है नौजवान, इनाम ले लो, तुम तो रिकॉर्ड तोड़ने वाले हो। क्या तुम आम इंसान नहीं हो? कहीं तुम हिंटर एसोसिएशन के रुकन तो नहीं? लीहे ने इनाम के तौर पर एक बहुत बड़ा खौफनाक सा डीमून डॉग का खिलौना मुंतखब किया। वो इसे देखकर खुशी से सोचने लगा, ये पहली बार है कि मुझे ऐसा इनाम मिला है जिसके लिए किसी को खून बहाने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरी तरफ भूरे बालों वाले दोस्त को तसल्ली का इनाम मिला, जो लकड़ी की एक अजीब सी गुड़िया थी। वो इसे देखकर नाराज हो गया और सोचने लगा, इनाम ऐसी चीज है जो देखने में तो प्यारी है, मगर किसी काम की नहीं। आखिर इसका फायदा क्या? लेकिन लीहे के लिए ये छोटा सा खिलौना बहुत खास था। वो बड़े से डीमून डॉग के खिलौने को गले लगाकर पहली बार दिल से खुश हुआ। जबरदस्त। फिर वो खुशी से खिलौने को देखते हुए बोला, लेकिन करीब खड़ा एक बच्चा इसे देखकर खुशी से चलाया, बड़े भाई, आप तो कमाल हैं। हजारों साल तक खौफनाक डेमन कुंग के तौर पर जिंदा रहने वाला लीहे उस वक्त किसी तबाह की जंग के बजाय एक खिलौना जीतने पर खुश हो रहा था। और दूसरी तरफ देवता इसकी लाइव स्ट्रीम देखते हुए बेबसी से इंतजार कर रहे थे कि वो इलाही नवादिरात के टुकड़े तलाश करे। लेकिन लीहे को फिलहाल किसी मिशन की नहीं, सिर्फ अपनी इंसानी दुनिया की छुट्टियों की फिक्र थी। डायरेक्ट गेम जीतने के बाद दुकानदार ने लीहे से पूछा, भाई, क्या आप मुझे भी अपना ये निशाना लगाने का राज सिखा सकते हैं? लीहे ने अपने जीते हुए बड़े से डीमून डॉग के खिलौने को देखा और दिल ही दिल में सोचा, अचानक मुझे लग रहा है कि इंसानी दुनिया काफी दिलचस्प है। हजारों साल बाद पहली बार उसे इंसानों की दुनिया इतनी बुरी नहीं लग रही थी। इसके बाद दोनों सिटी सेंटर जू पहुंच गए। दरवाजे पर बड़ा सा नाम लिखा था, सिटी सेंटर जू। अंदर दाखिल होते ही उनकी नजरें एक जराफे और गेंडे पर पड़े। दोनों इन्हें हैरत से देखने लगे। वाह, उनके लिए ये आम जानवर नहीं थे, क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ज्यादातर शैतानी मखलूकात ही देखी थी। जमीन के हकीकी जानवर उनके लिए बिल्कुल नई चीज थे। लेकिन अचानक सुर्ख बालों वाला डेमन दोस्त गुस्से से फट पड़ा। वो चलाया, अरे तुम लोग जानवरों को इस तरह कैद कैसे रख सकते हो? ये तो सरासर नाइंसाफी है। ये कितने बेचारे हैं। जू का अमला उसे रोकने की कोशिश करने लगा। पास मौजूद बंदर भी अजीब आवाजें निकाल रहा था, जैसे वो भी इसकी बात से इत्तेफाक कर रहा हो। जू का कीपर उसे समझाने लगा, जनाब, चिड़ियाघर नायाब और खतरे से 2-4 जानवरों की हिफाजत में मदद करते हैं। हमारा जू जानवरों की बहुत अच्छी देखभाल करता है, इन्हें बेहतरीन खुराक और आला दर्जे की तिब्बी सहूलत फराहम की जाती है। लेकिन लीहे भी खुद को रोक ना सका। वो गुस्से से शीर के पिंजरे की तरफ बढ़ा और बोला, अगर इन्हें पैदाइश से मौत तक एक ही जगह कैद रहना है तो अच्छी जिंदगी गुजारने का क्या फायदा? ये जानवर आजाद होने के हकदार हैं। दोनों के लिए ये मंजर सिर्फ जानवरों की कैद नहीं था, वो खुद हजारों साल तक मेजर टावर की हुदूद में कैद रहे थे। ब्लड लॉक ने इन्हें एक ऐसी जिंदगी दी थी जिसमें वो मर नहीं सकते थे, मगर अपनी मर्जी से बाहर भी नहीं जा सकते थे। उसी लिए जानवरों को पंजरों में देखकर इन्हें वही कैद याद आ गई। इंसानों के लिए ये एक जू था, लेकिन उन दोनों डेमन किंग्स को ये एक जेल महसूस हो रही थी। उसी दौरान जू में डॉल्फिन शो शुरू हो गया। ऐलान हुआ, हमारे जू का सबसे बड़ा सितारा ब्लू डॉल्फिन।
ब्लू, सबके लिए आग के छिले से छलांग लगाओ। डॉल्फिन तेजी से आग के छिले में से छलांग लगा गई। तमाशाई खुशी से चीख उठे, वाह कमाल है। एक बच्चा अपनी माँ से बोला, अम्मी मुझे ब्लू डॉल्फिन सबसे ज्यादा पसंद है। लोगों के लिए ये सिर्फ एक शानदार तफरीह थी, मगर ली है और इसके डेमन दोस्त के लिए ये आजादी का एक और सवाल बन चुका था। वो एक दूसरे को देखने लगे। जानवरों को कैद देखना अब उनके लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो चुका था और अब उनके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल था, ब्लू को भी आजाद होना चाहिए। डॉल्फिन का शो जारी था और बाकी सब लोग उसे देखकर खुश हो रहे थे। एक लड़की ने खुशी से कहा, मैं बाद में उसे कुछ खाने को भी दूंगी। लेकिन ली है और इसका सुर्ख बालों वाला डेमन दोस्त इस तमाशे से बिल्कुल खुश नहीं थे। अचानक सुर्ख बालों वाला रेलिंग पर चढ़ गया और गुस्से से डॉल्फिन की तरफ इशारा करते हुए चीखा, क्या तुम सब शैतान हो। ली है भी फौरा खड़ा हो गया और बोला, तुम लोग उसे इस तरह तकलीफ क्यों दे रहे हो। ऐसी जालिमाना हरकतें करवाकर उसे पसंद करने का दावा क्यों करते हो। अगर इसे खाना ही है तो सीधा खा लो। वो गुस्से में तकरीबा ये भी कह बैठा कि खून के टावर का शैतानी डेमन कुंग भी ऐसा नहीं करता। उनकी बातें सुनकर डॉल्फिन ट्रेनर लड़की हैरान रह गई। वो इन्हें ऐसे देख रही थी जैसे दोनों पागल हो गए हूँ। आखिर इस तरह की परफॉर्मेंस में इतना मजा किया है। जू की सिक्योरिटी फौरा हरकत में आई और दोनों को बाहर निकाल दिया। अगर आप शो में खलल डाल रहे हैं तो बराह करम यहाँ से चले जाएं। जू से बाहर निकलकर ली है हानते हुए बोला, ये चिड़ियाघर भी वाकई अजीब जगह है। तभी पीछे से एक आवाज आई, हाँ तुम। ली है ने पलटकर देखा तो एक नया सुर्ख बालों वाला नौजवान वहाँ खड़ा था। इसके कान और दम देखकर वाज़ेह था कि वो एक बीस्ट किंग था। इस नौजवान ने ली है को देखते ही हैरत और खुशी से आंखें चमका दें। वो बोला, आखिरकार मैंने आपको हकीकत में देख ही लिया। ली है ने सादगी से जवाब दिया, इसमें इतनी खास बात नहीं, मैंने बस इत्तेफाक से इलाही नवादिरात के 2 टुकड़े हासिल कर लिए हैं। वो दोनों टुकड़े दरअसल वही थे जो ली है ने मरर ऑफ टॉर्नस के वाकयात के दौरान हासिल किए थे। ये सुनकर बीस्ट किंग नौजवान फौरा घुटनों के बल बैठ गया और दम हिलाने लगा। वो झुककर बोला, वाकई कभी कभी इंसान को वो चीज मिल जाती है जिसकी उसे बिल्कुल तवक्को नहीं होती। मैं खास तौर पर आपको तलाश करने यहाँ आया हूँ। फिर इसने दरखास्त की, मुझे अपनी टीम में शामिल कर लें। आइए मिलकर इलाही नवादिरात का एक और टुकड़ा तलाश करते हैं। मुझे सिर्फ एक टुकड़ा चाहिए, ली है ने जवाब दिया, लेकिन मुझे अभी तक ये भी मालूम नहीं कि अगला टुकड़ा कहाँ है। उसी लम्हे ली है कि सिस्टम ने एक अहम इत्तला दी, मास्टर मैंने उस शख्स में सिस्टम जैसी एक ताकत का सुराग लगाया है, लेकिन उसे सिर्फ वो खुद देख सकता है। ली है ये सुनकर हैरान रह गया, यानी ये बीस्ट किंग नौजवान भी एक सिस्टम हॉलोडर था, बिल्कुल उसी की तरह। अब इंसानी दुनिया में छुट्टियों के दौरान एक ही जगह पर 3 सिस्टम हॉलोडर्स जुमा हो चुके थे। एक ली है जो असल में डेमन कुंग था, दूसरा इसका सुर्ख बालों वाला दोस्त और तीसरा ये पुरस्कार बीस्ट किंग नौजवान। और सबसे दिलचस्प बात ये थी कि ये नौजवान खास तौर पर इलाही नवादिरात के अगले टुकड़े की तलाश में यहाँ आया था, लेकिन उसे मालूम था कि तीसरा टुकड़ा कहाँ है, और वो जगह थी यही चिड़ियाघर। ली है ने नए सुर्ख बालों वाले बीस्ट किंग नौजवान को देखा तो हैरान होकर सोचा, हम क्या उस शख्स के पास भी सिस्टम है। इसका नन्हा नीला सिस्टम फौरा उसे स्कैन करने लगा और इत्तला दी, नहीं ये बिल्कुल सिस्टम जैसी चीज है, लेकिन इसकी असल नौयत वाज़ेह नहीं है। फिर सिस्टम ने एक और हैरान किन बात बताई, ताहम ऐसा लगता है कि ये मुझसे कहीं ज्यादा जदीद है। ली है कि सिस्टम ने पहली बार किसी दूसरे सिस्टम को अपने से ज्यादा ताकतवर महसूस किया था। इधर आसमान पर बैठे देवता भी इस नए शख्स को देखकर हलचल मचा रहे थे। वो सब ली है कि लाइव स्ट्रीम देख रहे थे। एक देवता ने कहा, मुझे डेमन कुंग के साथ इसकी टीम बनाना पसंद है। दूसरा बेसब्री से बोला, हम लड़ाई कब शुरू करेंगे, मुझे सैर सपाटा देखने में कोई दिलचस्पी नहीं। कायनात के मरकज से आवाज आई, उसे 1000 कायनाती सके इनाम दो और जल्दी से इलाही नवादिरात का टुकड़ा तलाश करो। लॉर्ड ऑफ दी अंडरवर्ल्ड ने उसे पहचान लिया और खुश होकर बोला, ओह क्या ये वही डेमन कुंग है, जबरदस्त, मैं इसे अपना स्टार प्लेयर बनाऊंगा। यहाँ तक कि एक देवता ने शर्त लगाने की ख्वाहिश जाहिर की कि अगर नंबर 13 और डेमन कुंग में लड़ाई हुई तो वो डेमन कुंग की जीत पर शर्त लगाएगा। ली है कि सिस्टम ने ये सब पैगाम देखे तो उसे एक नया मिशन दे दिया, इनाम में इजाफा करो। देवताओं को डेमन कुंग बहुत पसंद है, उसके साथ टीम बनाओ और इलाही नवादिरात का टुकड़ा हासिल करो। अब देवता खुद ली है को इस पुरस्कार नौजवान के साथ टीम बनाने के लिए इजाफी इनाम दे रहे थे। वो सुर्ख बालों वाला नौजवान मुस्कुराते हुए बोला, कोई मसला नहीं, मुझे अगले इलाही नवादिरात के टुकड़े की जगह मालूम है, आओ साथ चलते हैं। ली है ने फौरा उसका बाजू पकड़ लिया और शक भरी नजरों से पूछा, तुम्हें ये जानने में दिलचस्पी नहीं कि मुझे तीसरे इलाही नवादिरात के टुकड़े की जगह कैसे मालूम है। वो नौजवान पुरसुकून अंदाज में बोला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी हो। फिर इसने अपना असल तारुफ करवाया, मेरा नाम लीफ 13 है, मेरा खानदानी नाम अहम नहीं, असल अहमियत मेरे ओहदे की है। ली है ये सुनकर चौंक गया, 13 सिर्फ नाम नहीं था बल्कि एक ओहदा था। लीफ 13 दरअसल 13वां तजुर्बा या 13वां डेमन कुंग कलून था। फिर इसने अपनी माजी की हकीकत बताना शुरू की, मेरी पैदाइश के सिर्फ 2 माह बाद डेमन कुंग शदीद जख्मी होकर मौत के करीब पहुंच गया था। इस वाकये ने इंसानों और डेमन्स के दरमियान 1000 साल से कायम तवाजुन को तोड़ दिया। इसके बाद जंग तकरीबा यकीनी हो गई। डेमन टावर से बेशुमार डेमन्स बाहर निकल आए और पूरी दुनिया एक खौफनाक मैदान जंग में तब्दील हो गई। लीफ 13 उसी तबाहशुदा दुनिया में पैदा हुआ था। वो जानता था कि ये सब मुस्तकबिल में होने वाला है, क्योंकि वो उसी जंग ज़दा दुनिया से 20 साल पीछे माजी में आया था। उसी लिए उसका सिस्टम भी आम सिस्टम से कहीं ज्यादा जदीद था। वो अमन के जमाने के लिए नहीं बल्कि जंग के जमाने के लिए बनाया गया था। लीफ 13 माजी में सिर्फ एक मकसद के लिए आया था, वो लीहे को तलाश करना चाहता था, क्योंकि लीहे के पास इलाही नवादिरात के 2 टुकड़े मौजूद थे। अगर दोनों मिलकर तीसरा टुकड़ा हासिल कर लेते तो शायद वो मुस्तकबिल की इस खौफनाक जंग को शुरू होने से पहले ही रोक सकते थे। लेकिन लीहे अभी ये नहीं जानता था कि तीसरा टुकड़ा कहाँ छुपा हुआ है, और लीफ 13 के पास इस सवाल का जवाब मौजूद था। तीसरा इलाही नवादिरात का टुकड़ा उसी चिड़ियाघर में था, और वो चिड़ियाघर के सबसे मशहूर सितारे के अंदर छुपा हुआ था। ब्लू, वही डॉल्फिन जिसे कुछ देर पहले दोनों डेमन किंग्स आजाद कराने की कोशिश कर रहे थे। लीफ 13 की कहानी उस वक्त शुरू हुई जब मुस्तकबिल में ओयानक वफेनक ने डेमन कुंग के सीने में वो खतरनाक वार किया। इस हमले ने 1000 साल से कायम इंसानों और डेमन्स के दरमियान तवाजुन को तोड़ दिया और मैजिक टावर की सेलिंग भी टूट गई। जैसे ही टावर का महल टूटा, खौफनाक डेमन्स पूरी दुनिया में फैल गए। बेवहकल मखलूकात इमारतों पर चढ़ने लगे, शहर तबाह होने लगे और हर तरफ चीख पुकार मच गई। उसी तबाही के दरमियान एक छोटा सा बच्चा लीफ 13 दुनिया को बर्बाद होते देख रहा था। अगले 5 साल इंसानों और डेमन्स के दरमियान खौफनाक जंग जारी रही। क़यामत, जंग, मौत और कुर्बानी जैसे अल्फाज बच्चों के लिए भी आम हो गए थे। शुरू में इंसानों और डेमन्स के दरमियान जंग हुई, लेकिन वक्त गुजरने के साथ इंसानों को एहसास हुआ कि डेमन्स को मारना आसान नहीं, जबकि दूसरे इंसानों से पैसा, वसाइल, हथियार और दूसरी चीजें छीनना कहीं ज्यादा आसान है। यूं इंसानों ने अपने ही इंसानों को कत्ल करना शुरू कर दिया। जंग अब सिर्फ इंसानों और डेमन्स के दरमियान नहीं रही थी, इंसान आपस में भी लड़ने लगे, फौजें एक दूसरे के खिलाफ हो गईं और पूरी दुनिया खाना जंगी का मैदान बन गई।
आखिरकार एक खौफनाक हकीकत सामने आई। लोग कहने लगे कि डेमंस शायद इंसानों के मनफी जज्बात से पैदा होते हैं। लालच, खौफ, नफरत और गुस्सा जितना बढ़ता गया, डेमंस की तादाद भी इतनी ही बढ़ती गई। इसलिए एक वक्त पर इंसानों को एहसास हुआ कि शायद डेमंस से भी ज्यादा खौफनाक चीज खुद इंसान है। लेकिन ये तबाही सिर्फ 5 साल तक जारी रही। इसके बाद एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने पूरी दुनिया की तकदीर बदल दी। जब लीफ 13 सिर्फ 3 साल का था, अचानक मुख्तलिफ दुनियाओं से देवता जमीन पर उतर आए। ये जमीन के देवता नहीं थे, ये कायनात के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाली आलाबदी मखलूकात थी जो दूसरी दुनिया के मनाजिर देखने और तफरीह हासिल करने की शौकीन थी। इन्होंने जमीन को कई सालों से इंसानों और डेमंस की जंग में तबाह होते देखा और उसे एक दिलचस्प खेल समझ लिया। चुनाचे इन्होंने पूरी जमीन को एक बड़े बैटल रॉयल मैदान में तब्दील कर दिया। खेल के कवानीन मुसलसल बदलते रहते और लोगों को अपनी जान दांव पर लगाकर लड़ना पड़ता। कभी इंसान इंसान के खिलाफ लड़ता, कभी इंसान डेमन के खिलाफ और कभी इंसान किसी खतरनाक बीस्ट के खिलाफ। जमीन के रहने वाले अब इंसान नहीं रहे थे, बल्कि देवताओं के लिए सिर्फ खेल के मोहरे बन चुके थे। जब मैं सिर्फ 3 साल का था, इंसानों और डेमंस के दरमियान एक खौफनाक जंग जारी थी। उसी जंग का फायदा उठाकर देवता इस सैयारे पर उतर आए। जंग बरसों तक चलती रही और देखते ही देखते इंसान तकरीबा खत्म हो गए। पानी जहरीला हो गया, जमीन बर्बाद हो गई और हमारी पूरी दुनिया जहन्नम बन गई। लेकिन हमारी मुसीबत यहाँ खत्म नहीं हुई। देवताओं ने हमें आजाद इंसान नहीं समझा, बल्कि चिड़िया घर के जानवरों की तरह पिंजरे में कैद कर लिया। मेरा नाम भी मुझसे छीन लिया गया। अब मैं सिर्फ एक नाम नहीं था, मैं सिर्फ एक नंबर था। हमारी नस्ल को पहले जंग की नस्ल कहा जाता था, लेकिन अब हमें गुलाम नस्ल कहा जाता है, क्योंकि देवता हमें खाना भी मुफ्त में नहीं देते। मगर असल हकीकत इससे भी ज्यादा खौफनाक थी। ये देवता दरअसल खुदा नहीं थे, बल्कि किसी दूसरी कायनात के आलाबदी नाज़रीन थे, जो हमारी जिंदगी और मौत को सिर्फ एक तफरीही शो समझते थे। उसीलिए इन्होंने एक खतरनाक खेल बनाया। कभी इंसान इंसान के खिलाफ लड़ा, कभी इंसान डेमन के खिलाफ और कभी इंसान को खूंखार जानवरों के सामने फेंक दिया जाता। यहाँ सिर्फ एक उसूल था, जिंदा रहो या मर जाओ। और फिर मेरी बारी आई। जैसे ही मैं एक शीर जैसे खौफनाक दरिंदे के सामने मैदान में उतरा, दूर बैठे अरबों नाज़रीन मुझे देखने लगे। कोई चीट में लिख रहा था दिलचस्प, और कोई मुझे कासमा कॉइनस बतौर इनाम भेज रहा था। मैंने एक एक करके अपने मुखालिफिन को शिकस्त दी और आखिरकार वो छोटा सा नीला भूत मेरे सामने आया। इसने कहा, तुम पहली पोजीशन पर आ गए हो, तुम्हें इनाम में 1000 कॉइनस मिले हैं और नाज़रीन की तरफ से भी हजारों कॉइनस की टपस आई हैं। अब उनका इस्तेमाल करो और अपनी ताकत बढ़ाओ। 3 साल की उम्र में पिंजरे में कैद होने वाला वो बच्चा, जो 10 साल तक जानवरों की तरह जिंदा रहा, आज इन्हीं देवताओं के खूनी खेल का सबसे खतरनाक खिलाड़ी बन चुका था। खून से लथपथ वो सुर्ख बालों वाला लड़का अब मैदान जंग का आम खिलाड़ी नहीं रहा था, वो एक मशहूर स्टार बन चुका था और उसके साथ उसका नीला सलाइन दोस्त भी मौजूद था। अरबों नूरी साल दूर बैठे देवता इसका मुकाबला लाइव देख रहे थे। कोई हजारों कॉइनस टिक कर रहा था और कोई चीट में कह रहा था, उसे डेमन कुंग के साथ लड़वाओ। जब वो 18 साल का हुआ तो देवताओं ने उसे एक खास मिशन दिया, 20 साल माजी में वापस जाओ और एक मुकद्दस आसमानी नवादिरात का टुकड़ा तलाश करो। लेकिन देवताओं का असल मकसद कुछ और था। वो माजी को बदलना चाहते थे, 20 साल पहले ही इस सैयारे पर पहुंचकर इंसानों को जल्द गुलाम बनाना और अपना खौनी शो वक्त से पहले शुरू करना चाहते थे। मगर उसी दौरान वक्त के बुजुर्ग, जो जंजीरों में जकड़े हुए थे, इसके पास आए और इसके माथे पर जादुई निशान लगाते हुए बोले, अगर हम माजी में आ ही गए हैं तो मजीद इंसानों को देवताओं का गुलाम क्यों बनाएं? मैं तो ज्यादा से ज्यादा इंसानों को बचाना चाहता था। वक्त के बुजुर्ग ने सुर्ख बालों वाले से हाथ मिलाया और कहा, देवताओं के लिए मजीद गुलाम ढूंढने से बेहतर है कि 20 साल पहले वाले उरूज पर मौजूद इस सैयारे को ही बचा लिया जाए। सुर्ख बालों वाला बोला, तुम्हारे साथ इस मुकद्दस टुकड़े की तलाश करना मेरे लिए एजाज है। मैं बचपन से तुम्हारी कहानियां सुनता आया हूँ। बुजुर्ग ने कहा, ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो। दोनों मेले जैसे शहर में चल रहे थे कि एक ने पूछा, घर आखिर होता क्या है? दूसरे ने जवाब दिया, तुम तो मुझसे भी ज्यादा इंसान नहीं लगते। आखिरकार वो हिंटर एसोसिएशन के सबसे बड़े हेडक्वार्टर पहुंच गया। वी साइन बनाकर खुशी से बोला, चेक उन। और इसका नीला दोस्त भी साथ खुशी मीना रहा था। ऊपर बैठे तमाम देवता लाइव चीट में दीवाने हो रहे थे। कोई कह रहा था, क्या जबरदस्त तहजीब थी। दूसरा बोला, हमने ही तो उसे मिटा दिया, जबकि सबको बस डेमन लॉर्ड की लड़ाई देखने की फिक्र थी। दूसरी तरफ भूरे बालों वाला खामोशी से खड़ा था। तब अचानक इसके सिस्टम में एक हनक जाहिर हुआ। लीफ के सिस्टम को क्रैक करने की कोशिश जारी है, 10% मुकम्मल। फिर इसके सिस्टम ने खुद कहा, हाँ तुम्हारा शक दुरुस्त है, लीफ के पास भी हमारी तरह एक पोशीदा सिस्टम मौजूद है जो सिर्फ उसी को नजर आता है। फिर बोला, वाइज मास्टर। भूरे बालों वाले ने दूर से उसे हुआ में हाथ हिलाकर किसी अनदेखी चीज से बात करते देखा और सोचा, देखो ये हुआ मैं किससे बात कर रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है। तभी इसके सिस्टम ने खतरनाक वार्निंग दी, हनक तुम एक इंसान नहीं हो। लंबे बालों वाली लड़की ने कहा, ली है को जो बीमारी लगी है, लगता है वो बाई चंग फैंग और इस नए लड़के को भी लग गई है। सब ये सुनकर हैरान रह गए। ऊपर से 2 लड़कियां बोली, किया ये नया लड़का भी? जबकि सुर्ख बालों वाला खामोशी से खड़ा सबको देख रहा था। भूरे बालों वाले ने दरवाजा खोला और कहा, आओ मैं तुम्हें अपने साथियों से मिलवाता हूँ, ये सब बहुत जबरदस्त लोग हैं, तुम्हें जरूर पसंद आएंगे। सुर्ख बालों वाले डेमन लॉर्ड ने आंखें सकीर कर सोचा, क्या डेमन लॉर्ड भी कभी इंसानों की तारीफ करता है? ये दुकान वाली तस्वीर इस मंजर का हिस्सा नहीं थी, इसलिए उसे नजरअंदाज कर दिया गया। सुर्ख बालों वाले डेमन लॉर्ड ने सबको हेलो कहा और बोला, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, बिल्कुल घर जैसा महसूस हो रहा है। अंदर एक जोड़ा खिड़की से बाहर देख रहा था, जबकि सोफे पर बैठे 2 लड़के इस नए डेमन लॉर्ड को हैरत से घूर रहे थे। नीचे खड़े काले बालों वाले लड़के और भूरे बालों वाली लड़की ने मुस्कुराकर कहा, हेलो तुम ही वो नए लड़के हो ना जिसे बाई चंग फैंग यहाँ लाया है? असल बात ये थी कि बाई चंग फैंग एक ऐसे लड़के को अपनी टीम में ले आया था जो हकीकत में डेमन लॉर्ड था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उसे ये टीम दुश्मनों की नहीं बल्कि एक हकीकी खानदान जैसी महसूस होने लगी थी। कैप्टन एक बार फिर एक नया लड़का ले आया। सब सोचने लगे कि कहीं ये भी पिछले वाले की तरह अजीब ना हो, मगर वो हंसकर बोला, ये जगह तो घर जैसी बिल्कुल भी नहीं है। लड़की ने कहा, ये तो सिर्फ कारकुनों के इकट्ठा होने की जगह है, यहाँ की हुआ में भी नफरत है, उससे तो हमारा अपना घर ज्यादा आरामदायक है। सुर्ख बालों वाला खुशी से हंसा और बोला, लेकिन मुझे तो ये जगह पहले ही काफी गर्म और दोस्ताना लग रही है। फिर इसका खौफनाक माजी सामने आया, जहाँ वो खोपड़ियों के पहाड़ के ऊपर अकेला उड़ रहा था और 2 लाशें लटक रही थीं। यही कभी इसका पुराना घर हुआ करता था। दूसरे लड़के ने इसका हाथ पकड़कर पूछा, तुम्हारी पिछली जिंदगी कैसी थी? वो कुछ देर सोचकर बोला, ओह समझ गया, जहाँ अच्छी तरह खाना पीना मिले, गर्म कपड़े पहनने को मिले और बारिश वाह हुआ से बचने के लिए छत हो, इसे घर कहते हैं। तब उसे अपना माजी याद आया, जब वो जंजीरों में दूसरे कैदियों के साथ जमीन पर पड़ी रोटी के एक टुकड़े के लिए लड़ा था और अचानक बोला, ओह तो मेरा भी एक घर है। फिर इसने खुशी से उंगली ऊपर उठाई और सबको अपने उसी अजीब वागरीब घर के बारे में बताने लगा। भूरे बालों वाला ये सुनकर हैरान रह गया और सोचने लगा, क्या इसका भी एक घर है? जबकि इसके पीछे छोटा सा डेमन वर्जन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि इस डेमन लॉर्ड का असल घर तो किसी जन्नत में नहीं बल्कि जहन्नम जैसा एक पंजरा था।
असल में डेमन लॉर्ड पहली बार समझ रहा था कि इंसान घर को किस चीज का नाम देते हैं, लेकिन अफसोसनाक बात यह थी कि उसे अपना वही खूनी पंजरा घर लगने लगा था। टीम का कैप्टन नए आने वाले का इस्तकबाल कर रहा था, जबकि सुर्ख बालों वाले जुड़वा मुस्कुरा रहे थे। सुर्ख बालों वाला अचानक खामोश हो गया और गिरे होडी वाले ने हंसते हुए कहा, टीम मीटर्स था। सुर्ख बालों वाले ने कहा, ओह, मेरे तो पहले भी बहुत सारे टीम मीटर्स थे, सिर्फ चैंपियनशिप जीतने के लिए। इसके पीछे इसके असल साथी नजर आए, एक ढांचा और एक सींगों वाला खौफनाक इफरीत, यही उसके पुराने साथी थे। बड़े कैप्टन ने जोश से कहा, हमारा यकीन है कि हमें पूरी इंसानियत की उम्मीद बनना है। सुर्ख बालों वाले ने डरामाई अंदाज में कहा, मेरा यकीन है कि खुदा का वफादार बनना और खुदा के लिए रास्ता खोलना, ताकि वो जल्द इस सैयारे पर आ सके, चाहे हमें उसके पालतू जानवर ही क्यों ना बनना पड़े। लड़की ने कहा, वाह, नए अकीदतमंद, इज्जत है। भूरे बालों वाला मुस्कुराकर बोला, मेरा यकीन है तमाम 10 मुकद्दस टुकड़े जुमा करना, नाकाबिल शिकस्त रहना और पूरी इंसानियत को तबाह कर देना। पीछे इसका छोटा डेमन हंसकर बोला, छोड़ो, ये नहीं कहना चाहिए था। आखिरकार सबने अपने हाथ एक साथ रखे और कहा, चलो सब बेहतरीन करते हैं, तीसरा मुकद्दस टुकड़ा हासिल करते हैं। असल मिजाज यही था कि एक ही टीम में एक इंसानियत की उम्मीद बनना चाहता था, दूसरा खुदा का पालतू बनने के लिए तैयार था और तीसरा अकेला पूरी इंसानियत को खत्म करने का ख्वाब देख रहा था। तीसरा मुकद्दस टुकड़ा एक ऐसी ना खत्म होने वाली भूल भुलैया में छुपा हुआ था, जहां हर तरफ गहरा अंधेरा और पेचीदा रास्ते मौजूद थे। यहाँ रोल बेसेट का मतलब था कि इस जगह के कवानीन ही सबसे बड़ी ताकत हैं, बिल्कुल टॉन मरज वाले एसएसटी डंजन की तरह, जहां हर चीज मखसूस उसूलों के मुताबिक चलती थी। टीम एबिसल मेज के दरवाजे पर पहुंच गई। यही वो खतरनाक रोल बेसेट डंजन था जिसका जिक्र तारीख की किताबों में मौजूद था, मगर वहां का मंजर तबक्कों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। सुर्ख बालों वाला हैरत से चीख उठा, यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं? क्योंकि एबिसल मेज के 100 दाखिली रास्ते थे और खबर फैलते ही दर्जनों टीमें पहले ही यहाँ पहुंच चुकी थी, जिनके साथ बड़े बड़े जिरहपोश जंगजू भी मौजूद थे। सबको मालूम हो चुका था कि तीसरा मुकद्दस टुकड़ा यही मौजूद है। हर कोई हीरो बनना चाहता था, लेकिन ये एसएसटी डंजन था, इसलिए बगैर तैयारी के आने वाले लोग यहाँ अपनी जान से हाथ धो सकते थे। अचानक भीड़ में से किसी ने बाई चंग फैन को पहचान लिया और लड़कियां जोश में पुकारने लगीं, लाइट ऑफ हेवमेंटी के साथ सेल्फी लेनी है। और हमारा सुर्ख बालों वाला बेचारा एक कोने में रोते हुए बोला, इन्फॉर्मेशन लीक हो गई, अब मैं बेकार हो गया। जबकि पूरी टीम बाई चंग फैन के साथ तस्वीरें बनवाने में मसरूफ थी। यानी तीसरी मुकद्दस टुकड़े की दौड़ शुरू हो चुकी थी। मेज खतरनाक थी, हर कोई हीरो बनने का ख्वाब देख रहा था और बाई चंग फैन तो डंजन में दाखिल होने से पहले ही सेलिब्रिटी बन चुका था। सुर्ख बालों वाले ने उदास लड़के के कंधे पर हाथ रखा और कहा, दिल छोटा मत करो, जब से मैंने तुम्हें अपना टीममेट बनाया है, हम हमेशा साथ रहेंगे, साथ लड़ेंगे और साथ जीतेंगे। भूरे बालों वाले ने उसे गले लगाकर हौसला दिया, जबकि पीछे खड़ी लड़कियां इसे देखकर शर्मा रही थीं। सुर्ख बालों वाले ने आंखों में सितारे सजाकर मासूमियत से कहा, तुम वाकई अच्छे इंसान हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन दिल ही दिल में सोचा, एक और बेवकूफ को उल्लू बना दिया, बच्चों को धोखा देना कितना आसान है। भूरे बालों वाला आगे बढ़ते हुए बोला, मुकद्दस नवादिरात का टुकड़ा इस भूल भुलैया के आखिर में होना चाहिए। टीम परेशान होकर बोली, अगर हम गलत रास्ता लेकर बंद रास्ते में पहुंच गए तो? भूरे बालों वाले ने जवाब दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि एक लड़की दिल ही दिल में सोचने लगी, डेमन लॉर्ड के पीछे चलने से इतना सुकून क्यों मिल रहा है? इसने सोचा, पता नहीं क्यों, लेकिन डेमन लॉर्ड के पीछे चलने से अजीब सा इत्मीनान मिलता है, क्या उसीलिए उसके साथी इस पर इतना भरोसा करते हैं? और डेमन लॉर्ड हल्का सा मुस्कुरा रहा था। सब एक बड़े पत्थर के सामने रुक गए, तब चांदी जैसे बालों वाला चीख कर बोला, अरे, हम तो 4 रास्तों वाले मोड़ पर आ गए, अब किधर जाएं? इसने उंगली उठाकर कहा, देखो, इस मोड़ पर एक कानून लिखा है, हम एक छोटी सी रोल बेसेट स्पेस में दाखिल हो गए हैं। पत्थर पर खून से एक खतरनाक कानून लिखा था, कानून, अपने टीम मीटर्स को मार डालो। टीम में सिर्फ जिंदा बचने वाला ही आगे जा सकता है और एक गलत रास्ता खत्म कर सकता है। यानी पहले मोहब्बत से टीम मेट बनाया, अंदर ही अंदर उसे उल्लू बनाया, और अब इस भूल भुलैया ने ऐसा कानून सुना दिया कि आगे बढ़ने के लिए अपने ही साथियों को मारना होगा। सुर्ख बालों वाला खून से भरे मैदान में अकेला खड़ा था, इसकी आंखों में खौफ था क्योंकि वो अभी अभी खतरनाक कानून पढ़ चुका था। भूल भुलैया में उसे अचानक अपना ही एक दूसरा कलून नजर आया और वो हैरत से सोचने लगा, मेरे साथ ये क्या हो रहा है? पूरी टीम पत्थर के सामने जम गई, सबके चेहरों पर एक ही सवाल था, क्या हमें वाकई एक दूसरे को मारना पड़ेगा? काले बालों वाले लीफ का चेहरा बिल्कुल पुरसुकून था, जैसे वो पहले ही तय कर चुका हो कि उसे आगे क्या करना है। दूसरी टीम का एक लड़का हंसकर बोला, टीम मीटर्स को मारना क्या बोरिंग कानून है? जबकि सब समझ चुके थे कि वो एक रोल बेसेट स्पेस में दाखिल हो चुके हैं। लीफ को शक हवा के शायद तैन तैन हाथ उठाकर इस पर अचानक हमला करने वाली है, लेकिन तैन तैन तो आराम से जमाई ले रही थी। लीफ चीख कर बोला, यार जरा संजीदा हो जाओ, यहाँ तो सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा। अचानक नीले कपड़ों वाले लड़के ने अपनी जेब से कुछ निकाला। लीफ को लगा कि वो हथियार निकाल रहा है, मगर उसके हाथ में तो दूध का डब्बा था। अगले ही लम्हे उसने एस लेवल के जादू से उसी दूध को आइसक्रीम में बदल दिया और लड़की चीख कर बोली, कौन एस लेवल स्पेल से आइसक्रीम बनाता है? यहाँ तो सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा। जहाँ सबको लग रहा था कि अब खून खुराबा शुरू होगा, वहाँ एक बंदा दुश्मनों के साथ लड़ने के बजाय आइसक्रीम पार्टी कर रहा था। कानून था कि सिर्फ एक शख्स जिंदा बचेगा, लेकिन एक लड़का एस लेवल के जादू से आइस पाप बनाकर बोला, लो आइस पाप तैयार हैं। सुर्ख बालों वाला अकेला सर पकड़कर परेशान था और सोच रहा था, कानून पूरा करने का टेंशन सिर्फ मुझे ही क्यों हो रहा है? जब आइस पाप उसे पेश किया गया तो वो हैरत से बोला, क्या मेरे लिए? सरमई बालों वाला बिल्कुल बेफिक्री से बोला, गर्मी ज्यादा है ना, सर्दी आएगी तो सब ठीक हो जाएगा, जैसे यहाँ कोई पकड़ना चल रही हो। सुर्ख बालों वाले ने सच बताते हुए कहा, शुक्रिया, लेकिन मैं गर्मी से नहीं, डर की वजह से पसीना पसीने हो रहा हूँ। पीछे खड़ा वो आइस पाप खाते हुए दिल ही दिल में सोच रहा था, मैं वाकई इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मैं अपने साथियों को हरगिज तकलीफ नहीं देना चाहता। तब भूरे बालों वाला संजीदा लड़का अपनी जैकेट उतार कर बोला, हम यहाँ पकड़न मनाने नहीं आए हैं। सुर्ख बालों वाले ने हाथ जोड़कर उसे रोका और कहा, रुको रुको, शुरू मत करो, कोई और रास्ता सोचते हैं, कानून के मुताबिक एक दूसरे को मारना सही नहीं। वो संजीदा लड़का जेब में मौजूद रोशन मुकद्दस नवादिरात के टुकड़े को मजबूती से पकड़कर दिल में सोचने लगा, इतना खूबसूरत दूर, इतने अच्छे साथी, मैं नहीं चाहता कि ये सब इस तरह मर जाएं। कानून कहता था एक दूसरे को मारो, एक शख्स आइस पाप बांट रहा था, दूसरा खौफ से रो रहा था, जबकि तीसरा खामोशी से मुकद्दस नवादिरात के टुकड़े की ताकत जुमा कर रहा था ताकि सबको बचाया जा सके। सुर्ख बालों वाला चीख कर बोला, मैं नहीं चाहता कि ये सब इस तरह मरी, कोई और रास्ता सोचते हैं। काले बालों वाला लीफ आगे बढ़ा, उसने हाथ में एस लेवल की जामुनी रोशनी का गोला बनाया और बोला, मैं ये कानून ही तोड़ देता हूँ। इसके हमले से पत्थर पर लिखा खौने कानून जूझने लगा और सिस्टम चीख उठा, रोल स्पेस को शदीद नुकसान पहुंचा है, ये अब तबाह होने वाली है। अचानक इतनी तेज जामुनी रोशनी फैली कि सबकी आंखें चंदी गईं। एक लड़की हैरत से बोली, कितनी जबरदस्त रोशनी है, ये आखिर कर क्या रहा है? सुर्ख बालों वाले ने हाथ आगे करके मंजर को देखा और हैरत से चीख उठा, क्या
जैसे ही पत्थर टूटा, सामने एक नया चमकता हुआ रास्ता खल गया और सब सोचने लगे, अब हमें कौन सा रास्ता लेना चाहिए। सुर्ख बालू वाला पसीने में डूबा सोच रहा था, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि ये कानून को ही तोड़ देगा, क्या ये वाकई सही है। लेकिन असल खेल तो अब शुरू हुआ था। नीचे नीले इफरीतों का खतरनाक मुकाबला जारी था, जहां घंटों तक मुसलसल लड़ाई चल रही थी और लीव ने देवताओं के कवानीन को खुलेआम चैलेंज कर दिया था। ऊपर देवता लाइव चीट में पागल हो रहे थे। नेबुला वाला हंसकर बोला, उसे इनाम दो। वनट गार्ड ने कहा, मैं इस इंसान को गोद ले लूंगा। जबकि प्लूटो वाला बोला, खुद को तबाह करने वाला शो सबसे बेहतरीन है। यानी कानून कहता था कि अपने साथियों को मारो, लेकिन लीव ने कानून के पत्थर को ही तोड़ डाला। भूल भुलैया ने एक नया रास्ता खोल दिया और देवताओं को ये बगावत वाला शो पहले से भी ज्यादा पसंद आ गया। सुर्ख बालू वाला जंजीरों में उल्टा लटका हुआ था, जबकि नीचे से एक बड़ा सफेद हाथ उसे कठपुतली की तरह कंट्रोल कर रहा था। काले बालू वाला लीव पर रज़म अंदाज में बोला, अगर हमें कवानीन पसंद नहीं तो हम इन्हें तोड़ देंगे, और अगर कोई रास्ता नहीं है तो हम खुद अपना रास्ता बनाएंगे। ये सुनते ही पूरी टीम अपनी ताकत जमा करने लगी। सबने मिलकर एक जबरदस्त जामुनी और सफेद शाह छोड़ी, जिसने कानून वाले पत्थर को तोड़ डाला और पूरा डंजन लरज उठा। पत्थर पर लिखा था, इस मोड़ का कानून, अपने ही जिस्म के आज़ा काट दो। लेकिन जोरदार धमाके से वो तहरीर भी चटक कर टुकड़ों में बिखर गई। लीव ने हाथ आगे बढ़ाया और हैरत से सोचा, ये ऐसा रास्ता है जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। यानी उसने खुद अपने लिए एक नया रास्ता बना लिया था। वो दिल ही दिल में सोचने लगा, तकरीबन नामुमकिन हालात के सामने मेरे पास कभी वो चीज नहीं थी जिसे उम्मीद कहते हैं, इसीलिए मैंने कभी मुजाहमत करने का सोचा ही नहीं था। पहली बार लीव को एहसास हुआ कि उम्मीद सिर्फ इंतजार करने का नाम नहीं, बल्कि नामुमकिन हालात में भी अपना रास्ता खुद बनाने का नाम है। असल में कानून कहता था कि खुद को काट दो, लेकिन लीव ने फैसला किया कि अगर कानून ही गलत है तो उसे मानने के बजाय कानून को ही तोड़ दिया जाएगा। और फिर इसने पूरा कानून वाला पत्थर ही उड़ा दिया, जिसके बाद अंधेरी भूल भुलैया में एक नया रास्ता खल गया और सबके सामने पहली बार उम्मीद की रोशनी नजर आने लगी। डेमन कुंग पूरी बहादुरी से अपने हदफ की तरफ दौड़ पड़ा, जैसे वो रास्ते में आने वाले हर कानून को तोड़ने के लिए तैयार हो। वो बोला, मैंने कवानीन की हुदूद से बाहर जाने का फैसला कर लिया है, उनके पिंजरे से बाहर एक बिल्कुल नया रास्ता बनाऊंगा, क्योंकि जहां उम्मीद और हिम्मत हो वहां रास्ता हमेशा मिल जाता है। सुर्ख बालू वाली लड़की ने कहा, तुम बाई चंग फैन के साथ फिनिश लाइन तक जाओ, हम चारों बाकी 99 दाखिली रास्तों पर जाएंगे और इन शिकारियों से कहेंगे जो खतरनाक फैसलों में फंसे हुए हैं कि फौरा चैलेंज छोड़ दें। सुर्ख बालू वाला अचानक संजीदा हो गया और सोचने लगा, यहाँ के कवानीन बहुत खतरनाक हैं, अगर इन्हें वक्त पर ना रोका गया तो बहुत से लोग मर जाएंगे। फिर उसे एहसास हुआ, मुझे सिर्फ चिड़ियाघर का पंजरा नहीं, मेरे दिल के अंदर का पंजरा भी रोक रहा था। ये सोचते ही वो पूरी रफ्तार से आगे दौड़ने लगा, जैसे उसके दिल की जंजीरें टूट चुकी हूं। इसकी आंखें सुर्ख हो गईं और उसने सोचा, मैं माजी में जाकर मजीद इंसानों को देवताओं का गुलाम बनने से क्यों ना रोक दूं। लाइव स्ट्रीम और डेमोन्स्ट्रेटर्स को नजरअंदाज करके 20 साल पहले के उरूज पर मौजूद सैयारे को खबरदार करूं कि मुस्तकबिल के देवताओं के खिलाफ लड़ूं, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम हजारों साल से डेमन्स के खिलाफ लड़ते आए हो। दूसरी तरफ काले बालू वाला लीव टूटे हुए रास्ते पर रोशनी की तरफ बढ़ रहा था और सोच रहा था, लेकिन अब जिंदगी में पहली बार मुझे उम्मीद नजर आ रही है। सुर्ख बालू वाले ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, मैं इस उम्मीद की इस छोटी सी रोशनी को थामना चाहता हूँ। दोनों साथ साथ रोशनी की तरफ चल पड़े और लीव ने दिल में सोचा, क्योंकि डेमन कुंग वाकई ताकतवर और समझदार है, डेमन टावर के कवानीन के बगैर भी इसके अंदर लोगों को उम्मीद देने की ताकत मौजूद है। यानी डेमन कुंग ने कानून तोड़कर नया रास्ता बना लिया। सुर्ख बालू वाले को समझ आ गया कि इसका असल पंजरा बाहर नहीं बल्कि उसके अपने दिल के अंदर था, और अब उनका मंसूबा था कि माजी ही को बदल दिया जाए ताकि इंसान कभी देवताओं के गुलाम ना बने। काले बालू वाला सोच रहा था, डेमन कुंग कवानीन के बगैर भी ताकतवर है और लोगों को उम्मीद दे सकता है, जबकि सुर्ख बालू वाला ये सुनकर संजीदा हो गया। खजाने का संदूक खोला गया तो वो बिल्कुल खाली था, अंदर मुकद्दस नवादिरात का टुकड़ा कहीं मौजूद नहीं था। सुर्ख बालू वाला चीख कर बोला, मुकद्दस नवादिरात का टुकड़ा कैसे गायब हो गया? हमसे तेज कौन हो सकता है? क्या किसी ने दीवार तोड़ दी? ये नामुमकिन है, तुम्हारे जैसा ताकतवर कोई नहीं। काले बालू वाले ने समझाया, नहीं, किसी ने बहुत तेजी से रोल टास्क मुकम्मल किए और भूल भुलैया के कवानीन को इस्तेमाल करके ही मुकद्दस टुकड़ा हासिल कर लिया है। जमीन पर काले जूतों के निशानात भी मौजूद थे। दोनों इन्हीं पुरस्कार काले कदमों के निशानात का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगे। आगे 3 चमकते हुए पोर्टल खले थे, जिन पर लिखा था, रोल मुकम्मल हो गया, आगे बढ़ें। सुर्ख बालू वाला पसीने में सोच रहा था, इस भूल भुलैया के कवानीन कितने जालिम हैं और ये शख्स कितना खतरनाक, फैसला किन और तेज है। उसने एक लम्हे के लिए भी हिचकिचाहट नहीं की। सामने वही 3 पोर्टल दोबारा नजर आए, जिससे अंदाजा हवा के इस नामालूम शख्स ने 3 कवानीन एक साथ मुकम्मल कर दिए थे। सुर्ख बालू वाले ने आगे उंगली करते हुए खुशी से कहा, देखो, वो रही हमारी टीम, और सामने इसके बाकी साथी खड़े थे। यानी जैसे ही उम्मीद की बात शुरू हुई, मुकद्दस टुकड़ा गायब हो चुका था। कोई पुरस्कार शख्स इन सबसे पहले कवानीन मुकम्मल करके टुकड़ा ले गया था और अब दोनों उसी के निशानात का पीछा करते हुए अपनी टीम तक पहुंच गए थे। काले बालू वाले और सुर्ख बालू वाले दोनों के मुंह हैरत से खड़े रह गए, क्योंकि सामने ऐसा मंजर था जिसका इन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। पूरी पहली टीम जमीन पर मुर्दा पड़ी थी और दरमियान में पत्थर पर लिखा था, टीम में सिर्फ एक शख्स जिंदा बचेगा, तभी रास्ता खलेगा। यानी किसी ने कानून मुकम्मल कर दिया था। सुर्ख बालू वाले को हकीकत समझ आ गई, यानी पहली टीम में कोई ऐसा शख्स था जिसने फौरा फैसला कर लिया। उसने अपने तमाम साथियों को मार दिया और रास्ता खोलकर मुकद्दस टुकड़ा ले लिया। काले बालू वाले लीव के सीने में अचानक जामुनी रोशनी चमकने लगी, जैसे मुकद्दस टुकड़ा इसके अंदर मौजूद किसी ताकत के साथ रद्दअमल कर रहा हो। सुर्ख बालू वाले ने लीव को वहां से जाते देखा और चौंक कर सोचा, रुको, ये शख्स कहीं वही तो नहीं। लेकिन दूसरी तरफ लीव दिल ही दिल में सोच रहा था, 3 महीनों से इंसानी दुनिया में मिशन करते करते मुकद्दस टुकड़ा ढूंढ रहा हूँ, तफरी का वक्त ही नहीं मिला, अब थोड़ा आराम करने का बेहतरीन वक्त है। यानी असल टॉर्चर ये था कि किसी ने पहले ही अपनी पूरी टीम को खत्म करके मुकद्दस टुकड़ा हासिल कर लिया था। सबको शक किसी और पर था, मगर टुकड़े की जामुनी रोशनी दरअसल लीव के अंदर से निकल रही थी।